कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बहुत सारा ज्ञान बच्चों को दिया था कि वहाँ पहुँचने के बाद भी क्या करो ना करो, कोटा आने वालों को भी। मोंटी भैया क्या ज्ञान देंगे? मैं बच्चों को बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो लड़कों को मैं बोलता हूँ कि अगर तुम 15 से 19 साल के लड़के हो हाँ। और तुम्हें सुंदर कन्या देख के कुछ ना हो तो तुम लड़के नहीं True. हो, ये होना तय है। हाँ, मोंटी भैया को जीतू भैया ज़्यादा फायदा हुआ, जीतू भैया को मोंटी भैया से? मेरे हिसाब से मोंटी भैया को बहुत फायदा हुआ। जो फिल्म आई थी कोटा फैक्ट्री, वो हमने देखी और उसमें बहुत ही खूबसूरती से बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है। जीतू भैया और फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकते। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप कोटा जाने वाले बच्चों को या उन तमाम बच्चों को जो कोटा नहीं जा रहे, आप क्या बताओगे कि क्या करें या क्या ना करें? एक पवित्र धाम, फिर फैक्ट्री, और अब एक ऐसी जगह जिसको लेकर कई बार डर लगता है कि यार अपना बच्चा भेजे या ना भेजे। मैं मानता हूँ कुछ अप्रिय घटना हुई हैं, शायद मीडिया की वजह से या किसी भी वजह से आप बोल सकते हो, उसे थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा करा जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में भी है, पटना में भरे पड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, भरे पड़े हैं, गोरखपुर में भरे पड़े हैं। कोटा इतना स्पेशल क्यों हो गया? कोटा में क्या ऐसा है जो बाकी जगह नहीं? कोटा में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑटो वाले को भी चैप्टर्स के नाम याद होंगे। फिर ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं जिनको लेकर चिंताएं बढ़ने लगी, तो ये केसेस फिर क्यों बढ़ गए? क्या बदल गया कोटा में? एक बच्चा मासूम सा जो अपने छोटे शहर में 90% 80% मार्क्स ला रहा था, अच्छा था, कॉन्फिडेंस स्टेट अच्छा चल रहा था, फिर वो यहाँ से कोचिंग सेंटर में जाता है और वहां पर एक घटना होती है। कोटा आने की राइट एज क्या है? बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। जब उसका मन कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, तब आना चाहिए। अब क्लास 6, 7 के या 5th क्लास के बच्चे को क्या पता कि उसको लाइफ में क्या बनना है? अच्छा, आप क्या ये मानते हैं कि अगर आप 11th में तैयारी करने गए हैं तो आपको अपना स्कूल वहां जरूर करना चाहिए? हर साल कितने बच्चे आते हैं तैयारी? आईटी एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? साल 14 लाख बच्चे देंगे। 14 लाख बच्चे दिए। सिलेक्ट कितने होते हैं? तकरीबन 30 से 40 हजार बच्चा चला जाता है। 30 से 40 हजार बच्चे और 14-15 लाख बच्चे आते हैं। हाँ हाँ। यानी कि तो 13,60,000 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते। आपको लगता नहीं कि वो जो कहावत है, ना घर के रहे ना घाट की? शिक्षा का स्तर बहुत नहीं बढ़ा है सर, जो बढ़ना चाहिए था। अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू में 50 पेशेंट एक साथ होते हैं, उनकी टेक केयर एक साथ हो रही होती है। इसको इमेजिन करिए, क्लास में 50 बच्चे, पर हर पेशेंट का इलाज अलग होता है। ऐसा शिक्षा में क्यों नहीं हो सकता? टोटली 14 लाख दे रहे हैं तो हर बच्चा जाता है, उसे लगता है मैं टॉपर हूँ। अब वो यहाँ आता है तो उसे असलियत महसूस होती है, क्योंकि रियल कंपटीशन है। आपकी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? 100 में से 95 लोगों के पास दुनिया में काम होता है, अगर ऑन एन एवरेज आप देखोगे, पर 95 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में वो काम वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम वो बनो, खुशी अपने आप आ जाएगी। असली शिक्षा का मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है। बहुत बड़ी लाइन आपने बोली है। आजकल मोदी जी अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं या मंत्री बना देते हैं। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है तो क्या बदलोगे आप? बहुत हैवी सवाल है वैसे। एक जमाना था जब कोटा आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक पवित्र स्थान था। फिर एक जमाना आया जब कोटा एक फैक्ट्री बन गई, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोलबाला रहा और थोक के भाव बच्चे निकलने लगे। लेकिन बीते कुछ सालों में कोटा से जो खबरें आती हैं वो परेशान करने वाली होती हैं, सवाल पैदा करती हैं, और इन सवालों के बीच में, इन परेशान करने वाली खबरों के बीच में हमें लगा कि क्यों ना किसी टीचर से बात की जाए, क्यों ना यह समझा जाए कि कोटा में क्या रिश्ता होता है एक बच्चे का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्या जिंदगी होती है, कैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर जो हैं उनकी अलग अलग कहानियां होती, और क्या करना है से ज्यादा जरूरी कोटा जाकर क्या नहीं करना है। वो हमारी कोशिश है कि उन बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये वीडियो देश दुनिया में देखा जाएगा और शायद अगर वो एक जिंदगी भी हम बचा ले गए तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। मेरे साथ कोटा से मोशन एजुकेशन से नितिन सर हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अपने ओपनिंग में कहा भी, कोटा फैक्ट्री का जिक्र किया। एक वेब सीरीज भी आई थी कोटा फैक्ट्री, जिसमें जबरदस्त किरदार था जीतू भैया का। एक ऐसा किरदार जिससे हर इंसान रिलेट कर पाता है कि यार अगर आपने तैयारी की तो ये हमारी कहानी है। जीतू भैया और फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकते। वो किरदार एक्चुअली नितिन सर पर ही है और उस किरदार के बारे में हम और पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल सर पहला फिर वही, एक पवित्र धाम, फिर फैक्ट्री, और अब एक ऐसी जगह जिसको लेकर कई बार डर लगता है कि यार अपना बच्चा भेजे या ना भेजे। सर मैं कोटा से ही पला बड़ा हूँ, वहीं पे मेरा जन्म भी हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा थोड़ा परसेप्शन बना है कि कोटा भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, ऐसी बात हुई है। पर शायद इस मंच पे भी मैं इसलिए खड़ा हूँ कि उन्हें बताना चाहता हूँ कि कोटा आज भी उतनी ही पवित्र भूमि है जहाँ शिक्षा हवा में बहती है, और मैं इसे मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ अप्रिय घटना हुई हैं,
मुझे डेटा पे बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ का जो डेटा है जो अप्रिय घटनाओं का वो कोई ऐसा एग्जॉर्बेंटली हाई नहीं है, जो नॉर्मल परसेंटेज है वही वहाँ की परसेंटेज है, पर शायद मीडिया की वजह से या किसी भी वजह से आप बोल सकते हो उसे थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा करा जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से भी, क्योंकि आप बहुत बड़े चैनल पे भी मंच पे रहे हैं बहुत समय तक, तो मैं आप इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं कोटा को स्पेस कोट की तरह नहीं यूज़ कर लिया जाए, उस डेटा को देखा जाए। हाँ, एक शहर के नागरिक होने के नाते या एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि अगर वो परसेंटेज कहीं पे कुछ है, हमारे यहाँ ज़ीरो होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट में ऐसी अप्रिय घटना 17 साल में सिर्फ एक हुई है, पर ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको दिखावे के लिए बताया जाए। ये ज़ीरो होना चाहिए शिक्षाविद और एक शिक्षा नगरी का नागरिक होने के नाते। उस तरफ आऊँगा मैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, लेकिन सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में भी है, पटना में भरे पड़े हैं, बिल्कुल सही लखनऊ बात में है। भरे पड़े हैं, गोरखपुर में भरे पड़े हैं। कोटा इतना स्पेशल क्यों हो गया, और कोटा हर किसी का जाने का मन क्यों करने लगा? क्योंकि हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम ये ट्रेंड था कि अगर अच्छी तैयारी करनी है तो कोटा चलो। तो ये कोटा में क्या ऐसा है जो बाकी जगह नहीं? क्योंकि वही सेम इंस्टीट्यूट, सेम नाम, सेम चीज हर शहर में है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं खुद से भी कई बार सवाल पूछ चुका हूँ और इसका आंसर है। मैं कहता हूँ कोटा जैसा शहर देश में छोड़िए दुनिया में नहीं मिलेगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाता है तो एक सेज लाती है, सेज एरिया, उसके आसपास इकोसिस्टम बिल्ड करती है, उसमें वही दिखाई देगा आपको, लेबर भी मिलेगी, उसके हिसाब से इकोसिस्टम होगा, एंसिलरी यूनिट्स होंगी। कोटा में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑटो वाले को भी चैप्टर्स के नाम याद होंगे। बच्चा थर्डी पे जाएगा तो भी चैप्टर की बात हो रही होगी। वहाँ पे 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा, ये नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके सामने 12 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी है। तो बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें बच्चे को सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। उसे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखाई देती है। थर्डी पे जाएगा तो चैप्टर्स की बात होगी, ऑटो वाला उसी के लेके बात करेगा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक बार मैंने खुद ने टेस्टिंग करने के लिए मैं स्टेशन से बैठा, तो मैंने बोला मुझे नीट में एडमिशन लेना है। तो ऑटो वाले ने मुझे बोला बेटा नीट में है ना, उसके शब्द हैं कि बेटा नीट में ना सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पीड का ध्यान रखना और फिजिक्स पे खास तौर से। आप सोचिए जिस शहर में ऐसी वाइब हो जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही हो, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत शहरों के नाम लीजिए, पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सब जगह अच्छी कोचिंग से। हमारे खुद के सेंटर्स हैं 60 जगह, और मैं मानता हूँ कि वहाँ पे 100% हम वही दे रहे हैं जो कोटा में हम दे रहे हैं। पर ये जो बाहर का आबो हवा है वो हम और कहीं रिप्लिकेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे हर जगह आपको दिखाई देगा। ये कोटा को अलग बनाता है। तो फिर कोटा की पवित्र भूमि जो बीते कुछ सालों में खबरों को लेकर वायरल रही, क्योंकि सेम पैटर्न तो पढ़ाई का पहले भी था, सेम तरीके से बच्चे आते थे। फिर ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, जिनको लेकर चिंताएं बढ़ने लगी, जिनको लेकर, और सारी कहानियां ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो ये केसेस फिर क्यों बढ़ गए? क्या बदल गया कोटा में? क्या थोड़ा सा ज्यादा पैसों की तरफ झुकाव हो गया, ज्यादा प्रोफेशनल हो गए वो लगाओ? क्योंकि आपकी फिल्म भी हमने देखी और आपको भी हमने वीडियोस देखे, वहां पर एक बच्चों से लेकर लगाव है, दिखाई पड़ता है कि एक अपनापन है कि ये करो ये करो, ये नहीं भी करना है, ऐसे फंसते तो ऐसे बच जाना। एंड आई बिलीव हर वो शख्स जो आईटी की तैयारी कर रहा है, आप प्लीज कोटा फैक्ट्री दिखेगा। सर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म है, एंड क्या कमाल की फिल्म है, क्या कमाल की वेब सीरीज है। नेक्स्ट सीजन भी आएगा, वो भी हम देखेंगे, और इसके लिए बिल्कुल नेटफ्लिक्स ने पैसे नहीं दिए हमें। बट क्या बदल गया सर वहां पर? बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं व्यक्तिगत इस बात को मानता हूँ। आज भी लोग वहाँ पे केयर करते हैं। बात यह है कि शायद बाहरी दुनिया ने हमको अलग तरीके से प्रस्तुत करना ज़्यादा प्रयास करा है, मीडिया ने। आई रियली डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है। वो एक बार चेन रिएक्शन हो जाती है ना कि इस मीडिया ने दिखाया, इसने दिखाया, इसने दिखाया, इसने दिखाया। फिर मैं कह रहा हूँ नंबर्स को एग्जॉर्बेंटली हाई नहीं है। हाँ, ये कोरोना के बाद बढ़ा है, और ये कोटा की समस्या नहीं है, देशव्यापी समस्या है। आईटीज़ में बढ़ गए, आप देखिए नंबर्स। आईटी जहाँ पे टॉप बच्चा पहुँच गया, फिर भी ये हो रहा है। आपको आईटीज़ में जितने लास्ट 3 साल में आपको सुसाइड केसेस दिखाई देंगे, उतने उसके पिछले 3 साल में नहीं दिखाई देंगे। कोरोना के बाद मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगा कि पैम्परिंग थोड़ी ज़्यादा हुई थी। बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल लेने का जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हुई है, इसकी वजह से बड़ा है। और एक और मेरी बात है, शायद अजीब सी लगेगी, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी कम बात करी जाए उतना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। बच्चे को विकल्प की तरह ज़्यादा दिखता है कि अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये एक विकल्प है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से भी जब भी मिलता हूँ उनसे बोलता हूँ जितनी कम इस पर बात करी जाए। अच्छा, ये फिर से देशव्यापी समस्या है सर। 1,21,000 लोगों ने सुसाइड करी देश में। कोटा को छोड़ दीजिए, ये कोई सिर्फ कोटा की बच्चों की समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी फैमिलीज़ के वहाँ पे आते हैं। तो नुकसान तो किसान का, अगर आप देखेंगे परसीव्ड वैल्यू के हिसाब से, तो एक किसान का नुकसान और एक अच्छे फैमिली के बच्चे का नुकसान में हम परसीव्ड वैल्यू में इस बच्चे को ज़्यादा लेते हैं, पर जान तो सबकी समान है। उसको हमें समझना आवश्यक है कि ये देशव्यापी समस्या है, किसी एक शहर की नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं, बट जैसे कोई बच्चा है, जैसे हर माँ बाप पैसा कमाता है,
सबका सपना ही होता है कि बच्चा देश के भविष्य है, सरकारों का भी, माँ बाप का भी, हम सब का भी। एक बच्चा मासूम सा जो अपने छोटे शहर में 90% 80% मार्क्स ला रहा था, अच्छा था, कॉन्फिडेंस स्टेट अच्छा चल रहा था, फिर वो यहाँ से कोचिंग सेंटर में जाता है और वहाँ पर एक घटना होती है। क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, मैं उसके पीछे कई और कारणों को समझता हूँ, सिर्फ एक मीडिया की तरह नहीं सोचता हूँ मैं। मेरे मन में कई बार ये ख्याल आता है, और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो कोचिंग, अच्छा सबसे पहले सवाल ये पूछ लेता हूँ मैं, कोटा आने की राइट एज क्या है? क्या आपको 11th में आना चाहिए जब आप 10th पास करके निकलते हैं, या आपको 12th पास आउट करने के बाद आना चाहिए जब कंपैरिजन में आप थोड़े से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं? मुझे लगता है जब बच्चे को क्लैरिटी हो कि मुझे जीवन में क्या करना है, ये क्लैरिटी पेरेंट्स की नहीं। जैसे आपसे मेरी बात हुई, जितना आपके बारे में मैंने पढ़ा है, कई बार पेरेंट्स फोर्स करके भेज देते हैं कि नहीं तुम्हें साइंस लेनी है, तुम्हें आईटी करनी है, तब नहीं आना चाहिए। आप किस एज में आ रही है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको क्लैरिटी है कि नहीं है। जब बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, जब उसका मन कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, तब आना चाहिए। ये एज 9th भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 11th भी हो सकती है, 12th भी हो सकती है, और 12th पास भी हो सकती है। पर जब तक बच्चे को क्लैरिटी नहीं है, मेरे हिसाब से, मैं पेरेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि उनको कोटा भेजना नहीं चाहिए। उनको क्लैरिटी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को क्लैरिटी है या नहीं बट जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया कि हम आपको क्लास 6-7 से कोचिंग करेंगे। अब क्लास 6-7 के या 5th क्लास के बच्चे को क्या पता कि उसको लाइफ में क्या बनना है? शुरू में आप पूछेंगे वो कहता है हीरो बनना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, या उसने जो देख लिया किसी अच्छी पिक्चर में उसे अक्षय कुमार इंजीनियर बनता नजर आया तो उसे लगा नहीं यार यही बढ़िया रोल है। उसको तो उतना डेवलप नहीं है, डेवलप होने में समय लगेगा, उम्र आती है, या वो एक्सेप्शन केसेस हैं जो टॉपर्स होते हैं या जिनका माइंड उतना होता है, बट मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं वो तो वही सेम समझ उनकी होती है। तो उसमें कैसे डिसाइड करें 6th क्लास के बच्चे को, 7th के बच्चे नहीं, को? तो उनको नहीं करना चाहिए। कोचिंग कहाँ पर करें? नहीं, 6th 7th 8th 9th वाले बच्चे को कोई जरूरी नहीं कि उसे डिसाइड करना होता है उस समय। तो फिर जो ये शुरू हुआ है, नहीं, उसमें भी आप बात समझें कि जैसे 8th 9th 10th में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कराती है, IJS हो गया, NTSC हो गया, NSCGS हो गया, जो साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन है, उनको बच्चे को 7th 8th में वो ट्राई करता है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उस समय अगर उसको एग्जाम देके पता पड़ जाता है कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो दैट इज़ द राइट एज टू शिफ्ट। आप समझिए जो निर्णय शायद आपको 12वीं के बाद पता पड़ा कि यार ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, अगर ये 8th पे ही बच्चे को आइडिया लग जाए कि यार NSCGS की उसने तैयारी करी, मुझे लगा यार साइंस अपने बस की नहीं है, तो ये बहुत सही समय है। हो सकता है उसके बाद वो कॉमर्स ट्राई करे, हो सकता है कि वो आर्ट्स के लिए ट्राई करे, हो सकता है कोई क्रिएटिव काम करे। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग संस्थान उस समय से उसको कोई IIT की तैयारी करने लग जाता है। बेसिक स्कूल का करिकुलम होता है, उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा आप समझ लीजिए 5-10% का टॉप अप और होता है, बस इतना ही होता है। उससे बच्चे को जज होने लगता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मैं इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, असलियत में कि ये एक रस्साकस्सी सी दिखाई देती है मुझे व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविद होने के नाते, कि स्कूलों और कोचिंगों में हो गई है। स्कूल वाले अपनी तरफ खींचते हैं, कोचिंग वाले अपनी तरफ खींचते हैं, ये गलत है। सरकार को भी ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों की आवश्यकता है। स्कूल करिकुलम की बहुत आवश्यकता है, मैं भले कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, मैं मानता हूँ कि स्कूली शिक्षा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और जो मैक्सिमम लोग करते हैं और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि टॉप कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो वैसे ही भरी जाती हैं, तो स्कूल में कोचिंग की आवश्यकता भी है। क्यों ना सरकार, CBSE बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स, ICC बोर्ड्स एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करें जिसमें कोचिंग को भी साथ में लाया जा सके। बच्चा एक बार आया 8 बजे स्कूल, दिन में 2 या 3 बजे चला जाए और उसके दोनों काम पूरे हो जाएं। अगर ऐसा समावेश हो गया तो मेरे हिसाब से ये बातें ही सब खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने खुद स्कूल और कोचिंग दोनों का वो दंश झेला है कि अगर आप एक छोड़ देते हो तो आप दूसरी जगह स्ट्रगल करते हो। और खासतौर पर, अच्छा, आप क्या ये मानते हैं कि अगर आप 11th में तैयारी करने गए हैं तो आपको अपना स्कूल वहाँ ज़रूर करना चाहिए? स्कूल ना करने से आपके डिस्ट्रैक्ट होने के, आपके कॉन्फिडेंस गिरने के या पढ़ाई के स्किल्स भी डाउन होने के चांसेस कंपैरिजन में ज़्यादा है अगर आप केवल कोचिंग कर रहे हैं और आपने 11th-12th की पढ़ाई स्कूल की छोड़ दी, क्योंकि 10th की पढ़ाई बहुत बेसिक है। सही बात है। 11th का स्टैंडर्ड सडनली बहुत हाई हुआ। क्या आप मानते हैं इससे इश्यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं इसमें ऑनेस्ट अपनी राय दूंगा, मीडिया के सामने ही दे रहा हूँ, बेसिकली मंच से दे रहा हूँ, वीडियो में दे रहा हूँ। स्कूली शिक्षा आवश्यक है, कोचिंग भी आवश्यक है, पर यह भी सच्चाई है कि जो बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए 6 घंटे स्कूल, सिर्फ स्कूल करिकुलम में, उसमें स्पोर्ट्स भी होता है, उसमें बहुत सी चीज़ होता है, इतना समय उसके लिए देना संभव नहीं होता। जो तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ स्कूल जाना है अलग बात है, पर जो सिर्फ तैयारी कर रहा है वो अगर 6 दिन या 5 दिन 6 घंटे स्कूल को दे रहा है तो उसके लिए इनफ टाइम इतना बचना कि वो प्रैक्टिस कर पाए और 12th के साथ सेलेक्ट हो पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए मैं इसका पक्षधर हूँ कि अगर स्कूल के साथ, मान लीजिए स्कूल की कोई फिक्स चीज़ें हैं जिसमें लैब्स भी होनी है, जिसमें मान लीजिए इंग्लिश भी उसको पढ़ाई जानी है, कुछ बेसिक उसके डिसिप्लिन की भी बात होनी है, वो 2-3 घंटे में खत्म हो जाए और 3-4 घंटे उसकी प्रिपरेशन के लिए काम चले, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये प्रिपरेशन की उसके काम चले, तो उसके बोर्ड में भी नंबर अच्छे आएंगे, वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा और रियलिटी में वो जो अचीव करना चाहता है वो भी अचीव
कर पाएगा। पर अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें कि अगर बच्चा 11वीं 12वीं में तैयारी करना चाहता है आईआईटी जेईई और नीट की, तो उसके लिए स्कूल के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इस पे काउंटर क्वेश्चन मेरे मन में आता है, हर साल कितने बच्चे आते हैं तैयारी? आईटी एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? आईटी एग्जाम इस साल 14 लाख बच्चे देंगे। 14 लाख बच्चे दिए, सिलेक्ट कितने होते हैं? अगर मैं आपको करूँ इस प्रश्न को नहीं, मैं इससे एक सवाल दूसरा मेरा आप ये मान के चलिए टॉप इंजीनियरिंग और जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं आईआईटी और एनआईटी मिला के, उनकी कैटेगरी को अगर मान के चले करीबन 30 से 40 हज़ार बच्चा चला जाता है। 30 से 40 हज़ार बच्चे और 14 अच्छे कॉलेज में चले जाते अच्छे हैं। कॉलेज में, और 14-15 लाख बच्चे आते हैं। हाँ हाँ, यानी कि अगर हम 14 लाख भी मान लेते हैं तो 13,60,000 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ नहीं कर पाते, देश भर से। हाँ नहीं कर पाते, और ये बहुत बड़ी संख्या। हाँ बिल्कुल है। तो जो ये 40,000 बच्चे थे, इन या मान लीजिए 50-60,000 बच्चे होंगे, शायद स्टेट में भी अलग अलग कॉलेजेस में अच्छा निकल जाते होंगे, इनको लाइफ में कंपैरिजन ज्यादा क्लैरिटी थी। बट इनको देख के जो बाकी पेरेंट्स ने पुश किया कि तुम भी स्कूल छोड़ो या उधर जाओ, या उनका आईक्यू लेवल वो नहीं था, या उनको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था बट आपने पुश कर दिया। आपको लगता नहीं कि वो जो कहावत है, ना घर के रहे ना घाट के? क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे से बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिनको मैंने देखा कि वो आईटी 2 साल तो अच्छा रहा कि आपने फोन करके कहा कि आईटी की तैयारी कर रहे हैं, एंड इट साउंड्स वेरी कूल। क्या कर रहे हो बेटा? आईटी की तैयारी कर रहे हैं। बट उसके बाद जब वो घर लौटते हैं तो रिलेटिव्स में ह्यूमिलेशंस, दोस्तों का कटना, बाकी दोस्तों का सेलेक्ट हो जाना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से गिर जाना, और उसका इम्पैक्ट किस तरह कच्ची उम्र की जो चोट होती है वो जीवन भर रहती है, वो जीवन भर रहती है। मैं पर इसमें आपको उत्तर देना चाहता हूँ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि कोटा से पला बड़ा हूँ और ये चोट मैंने भी देखी। 12वीं के साथ मैं सेलेक्ट नहीं होता, 13 में मैंने ड्रॉप लिया, तो ये सब मेरे साथ हुआ जो आप कह रहे हो। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ और ये सच्चाई है सर, हो सकता है इसको लोग कैसे लेंगे। कोटा में अगर 100 बच्चे आते हैं सर, मैं मानता हूँ 15 ही सिलेक्ट होते हैं या टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, पर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि सर 100 में से 90 अपने जीवन में सफल होते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब लोग पढ़ना मेहनत करना सीख जाते हैं। मैं मानता हो सकता है सबका कॉलेज में नहीं होगा, हमें पहले दिन भी पता होता है, हम ओरिएंटेशन में एक ही बात बोलते हैं कि भैया असली सफलता इस सिलेक्शन में नहीं है, असली सफलता उस प्रिपरेशन में है जो मेहनत आप कोटा में आके सीख रहे हो या किसी भी ऐसी प्रक्रिया में जाके सीख रहे हो। बेसिक बात क्या है कि सफलता किस जगह पे है कि बच्चा रोज 12 घंटे मेहनत करना सीख जाता है। सर जो बच्चा रोज 12 घंटे मेहनत करना सीख जाता है ना, किसी भी प्रक्रिया के थ्रू, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। और अभी मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं एक शादी में गया कोटा में, तो 2 पुलिस वाले थे, उनके आगे एक लड़का आया, आपकी जैसी उसकी कहानी थी, उसने आके मेरे पैर छुए। वो बेसिकली कोटा डिस्ट्रिक्ट में जज लगा, उसने बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उनकी वाइफ एडिशनल डीवाईएसपी है कोटा की। उन्होंने बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैं इतना मेहनत करना सीख गया कि मैं जहां और कहीं जाना चाहता था वहां पे पहुंच पाया, थैंक्स टू दैट। ये उनके शब्द थे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 100 में से 90 कहानियां आपको सफलता की मिलेंगी। हो सकता है इनिशियल सफलता जो सिलेक्शन को जिसको मापदंड मान लेते हैं वो नहीं होती, पर असली सफलता वास्तविकता में मेहनत में होती है। आप और हम सिर्फ और सिर्फ किसी डिग्री की वजह से ऊपर नहीं पहुंचे। सर आपने बहुत मेहनत करी है। आज की बात मैं आप बताऊँ तो मुझे पता है आप सुबह 5:30 बजे, हम सुबह 9 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप सुबह 5:30 बजे सोए फिर भी आप बैठे हुए हैं, हम भी रात भर से ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी ये काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सर हम मेहनती हैं। असली सफलता उस मेहनत में है, किसी डिग्री या किसी तमके में नहीं। ये तो मैं मानता हूँ कि बीटेक जब मैंने किया था और बीटेक करने के बाद जब मैं मीडिया में आया तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुमने 4 साल बर्बाद कर दिए। मैंने कहा नहीं, बर्बाद नहीं हुए। बोला क्यों? मैंने कहा लाइफ को लेके एक एटीट्यूड मिल गया कि अगर हम एक रात पढ़ के पास हो सकते हैं, रात भर जग के पास होते हैं, तो हमने पैनिक करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बात बोली सर। ये वो है जो सर आपने अब पकड़ा। ये कोटा में बच्चा सीख लेता है या किसी भी ऐसी जगह पे सीख लेता है सर। जो आपने शायद आपने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब मैं कहता हूँ सबको सुननी चाहिए जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि असलियत में आपके 4 साल, आज आप इंजीनियरिंग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, पर क्या उस 4 साल की इंजीनियरिंग ने आपको मेहनत करना सिखाया सर, रात भर जाग के पेपर देना सिखाया। अगर सर वो आज आपने नहीं सीखा होता तो शायद आज आप इतनी ऊर्जा के साथ रात भर काम करके भी नहीं बैठे होते। यू बिलीव इन टू इट सर। यही सफलता का मंत्र वहाँ पे सीखा जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था, वो आंसर आपके खुद से आ जाएगा ये बात। और आई रियली बिलीव कि वाकई यही होता है सर। और सिर्फ यही नहीं, बैक टू बैक पेपर्स का असर ये रहा कि आपने पैनिक करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। कि वो जो सडन आपको कुछ आता है कि जैसे आज हमारा इंटरव्यू है, हाँ। हमने बिना प्लान किए हम कर रहे हैं। सही बात है। ये वैसे ही जैसे हमने कितने सारे एग्जाम्स रोज आते थे, हम करते थे, क्योंकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं निकाल ले जाऊंगा। आपके अंदर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार मैं निकाल ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी लड़ाई पहले लड़ चुका हूँ, इतनी बार उसे क्लियर कर चुका हूँ। तो सर वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देता है सर शहर, वो देती है ये पेडागोजी। इसलिए मत समझिए कि 14 लाख बच्चे जो तैयारी करते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, देश का आपको डेटा देता हूँ। अगर जेईई से बात करूँ, जेईई और नीट 14 और 24 करीब आप मान के चलिए कि 25 से 30 लाख 40 लाख के आसपास बच्चा ये एग्जामिनेशन
दे रहा होता है, जेई और नीट स्पेशली। इसमें से मान के चलिए कि सर 40 लाख में से ऑनेस्टली जो तैयारी कर रहा होता है ये 15 से 20 लाख होता है, ऑनेस्ट जो तैयारी करता है ईमानदारी के साथ। और इसमें से 15 लाख में से जो तैयारी करता है ईमानदारी, जो नहीं कर रहा उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो 15 लाख तैयारी कर रहा होता है सर, इसका 90% बच्चा जीवन में सफल होता है। उसमें शायद आप भी एक कहानी जो ये बात शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके समझा, पर हुई जरूर। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, क्योंकि जो फिल्म आई थी कोटा फैक्ट्री वो हमने देखी और उसमें बहुत ही खूबसूरती से बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है। सही बात है। क्योंकि आपकी लाइफ पर बेस्ड है, उससे किरदारों को हमने देखा। जीतू भैया आपका जिक्र कर रहे थे कि एनवी सर को हमने देखा, आपके पढ़ाने के तरीके को देखा, आपके कोचिंग सेंटर का जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो देखा। और बड़े खूबसूरती दिखाया गया कि दो तरह की लड़ाई कोटा में होती है। एक ब्रांड की लड़ाई होती है कि हमारे पास ये नाम है, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, और एक होता है कि यार बच्चों से एक रिश्ता बनाकर आगे बढ़ाने का कहानी है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया इसलिए मैं और समझना चाह रहा हूँ, आप कोटा जाने वाले बच्चों को या उन तमाम बच्चों को जो कोटा नहीं जा रहे हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम सुन रहे हैं, आप क्या बताओगे कि क्या करें या क्या ना करें? वो जो डू एंड डोंट की लिस्ट होती है, कुछ आप बताना चाहोगे उन्हें? मेरे हिसाब से बच्चों को हम हमेशा एक बात बोलते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहता हूँ कि अपने एग्जाम को पहचानिए। बोर्ड में, नीट में, जेई में, तीनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस सेम है, पर तीनों को पढ़ने की प्रक्रिया अलग है। तो नो योर एग्जाम, जैसे गोल दिखाई देता है वैसे पता होना चाहिए एग्जाम क्या है। नीट एग्जामिनेशन है स्पीड एक्यूरेसी का, जेई एग्जामिनेशन है डीप डाइव इनटू पर्टिकुलर टॉपिक, और बोर्ड एग्जामिनेशन है रिटर्न का। इन तीनों बातों पे ध्यान दीजिए। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बिना फोर्स के, बिना किसी उसके लाग लपेट के, जिसे अपन बोलते हैं, डिसीजन लीजिए। आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए कि आप रियलिटी में वो बनना चाहते हैं। अगर जोश और जुनून जोड़ लोगे तो कर पाओगे। मैं बिल्कुल इस मन से वादा नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग संस्थान आपको वादा करती है कि आप वो आपको सेलेक्ट करा देगी, वो गलत वादा करती है। हम भी कभी वादा नहीं करते हैं, बच्चा स्वयं सेलेक्ट होता है। हम सिर्फ एक माध्यम है जो उसे अच्छी तैयारी, अच्छा माहौल, अच्छा सिस्टम दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं एवरेज बच्चा था। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी कोचिंग संस्थान का भी कर्तव्य ये है कि सिर्फ वो टॉपर पे ध्यान नहीं दे, टॉप 10, टॉप 100, ये आयरनी है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो एवरेज बच्चा पढ़ना चाहता है, मेरा लक्ष्य ये है कि हमारी कोचिंग पे जो बच्चा आ रहा है, जो डिसिप्लिन है, 12-13 घंटे रोज पढ़ रहा है, उसका सबका सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे हम मीडिया वाले लोग हैं, हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। एक तो हो गया कि हम टीवी पे कहने के लिए कहते हैं, और एक हो गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे करते हैं। क्योंकि टॉपर्स पर ध्यान हर कोई इसलिए देता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप भी पोस्टर लगाते होंगे तो उन 15 बच्चों की फोटो लगाते होंगे। बिल्कुल लगा। जाहिर सी बात है कि जिसकी 10,000 रैंक है उसकी फोटो तो आती नहीं है। सर हम लगाते हैं, 1000-1500 तक रैंक लगाते हैं। 10,000 वाले फोटो भी हमने हमारे कैंपसेस में लगा रखे हैं। वो इसीलिए लगाएं कि वो हमारे जैसे बच्चे हैं। सर मेरी खुद ही 3217 रैंक थी, मुझसे को एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं आईटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, पर मैं हुआ। और जीवन में भी ठीक कर रहा हूँ, और वो कर रहा हूँ, पैसे से नहीं होती, कई बार कद से बात नहीं होती। मैं सुकून का काम कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा हर बच्चा वो जीवन में करे जो वो करना चाहता है, ऐसा हम करते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि जो एवरेज बच्चा है उसके लिए हम ऐसा क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सर। मैं आपको उसको थोड़ा कंपेयर करके बताना चाहता हूँ। हमारी शिक्षा में एक आयरनी है जो गलत है, जिसमें पूरे विश्व में तो छोड़िए, देश में भी बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं होती है। शिक्षा का स्तर बहुत नहीं बढ़ा है सर, जो बढ़ना चाहिए था। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, शिक्षा कस्टमाइज होनी चाहिए। हर बच्चे के लिए समस्या अलग है, उसके लिए हर पैटर्न, हर कस्टमाइजेशन ऑफ कंटेंट उसके लिए होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ और हम कर सकते हैं। अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू में 50 पेशेंट एक साथ होते हैं, उनकी टेक केयर एक साथ हो रही होती है। इसको इमेजिन करिए, क्लास में 50 बच्चे हैं, पर हर पेशेंट का इलाज अलग होता है, हर पेशेंट की मेडिकेशन अलग है। ऐसा शिक्षा में क्यों नहीं हो सकता कि हर बच्चे की समस्या अलग है तो उसके लिए इलाज भी अलग होना चाहिए। ये अचीव करा जाता है अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी मशीनरी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा मैनेजमेंट। यही शिक्षा में भी हमें करना है। अच्छे एजुकेटर्स, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ विच इंक्लूड्स ML, AI, ये हम सब कर रहे हैं सर। मतलब मैं आपको गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमने ऐसी मशीन बना ली है जिसमें हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है, उसकी कमियों के हिसाब से। अभी हमने पैरामीटर बनाए जिसमें हमने बच्चों को 9 में कैटेगराइज करना चालू कर दिया है, एफर्ट और परफॉर्मेंस में। एक्स एक्सिस पे एफर्ट ली, वाई पे परफॉर्मेंस लिया, लो मीडियम हाई लिखा, 9 कैटेगरी बन गई है बच्ची। ये बच्चा लो परफॉर्म करता है, एफर्ट भी लो लगा रहा है। ये बच्चा बहुत एफर्ट लगाता है पर लो परफॉर्म कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी टीम की मीटिंग हुई, पूरे स्टेक होल्डर्स बैठे, उसमें तय हुआ कि 11वीं से 12वीं में हम अगले साल कई बच्चों को बोल देंगे, बेटा ये तुम्हारा कप ऑफ टी नहीं है। जो 11वीं खुद ही भगा देंगे, हम भगाएंगे, पर उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। भगाने के 2 तरीके हैं। पहले दिन टेस्ट लो, तुम लायक नहीं हो। मैं पहले दिन कोटा की टॉप कोचिंग में, पहले दिन 11वीं में जब मैंने टेस्ट दिया, एंट्रेंस टेस्ट, अपनी बात आपको बताता हूँ। कोटा की टॉप कोचिंग थी, नाम लेता हूँ, बंसल क्लासेस। उस समय उस पर एंट्रेंस होना ही बहुत बड़ी बात थी। मेरा सिलेक्शन ही हुआ एंट्रेंस टेस्ट में। मेरे पिताजी को बोला गया आपका लड़का लायक ही नहीं है। मैं IIT में सेलेक्ट हुआ।
एक टेस्ट तय नहीं कर सकता है बच्चे को कि लायक है कि नहीं है। जो बच्चा डीपीएस दिल्ली से आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो गांव के परिवेश से आ रहा है हिंदी माध्यम से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक टेस्ट के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि ये बच्चा लायक है या नहीं, उसके लिए एक समय सीमा है। मैं कहता हूं जब वो 3-4-6 महीने हमारे साथ रह लेगा, अब हमने तय करा कि ये बच्चा पूरा एफर्ट लगा रहा है, हम इसकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, बट इसका मैथ्स एक्यूमेंट नहीं है, तो हो सकता है मुझसे बोले बेटा तू कुछ और सोच। इसके लिए करेज चाहिए, हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी आएंगे, बट वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू नेक्स्ट ईयर। उसके लिए सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे निकल के आते हैं, जैसे अभी हमारी रिसेंट मीटिंग हुई डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट हमने रखे हुए हैं, तो उसमें हमें समझ में आया कि यार इस कैटेगरी में बच्चा फॉल करता है काफ़ी सारा, जो हाई एफर्ट लगा रहा होता है पर उसकी परफॉर्मेंस लो या मीडियम होती है। उसका जब ध्यान से देखा तो पाया कि एफर्ट तो बहुत सारा लगा रहा है, जो लो और मीडियम वाला है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाई परफॉर्म कर रहे होते हैं पर उनका एफर्ट बहुत कम है, वो क्लास ही नहीं आते। उनका अगर एफर्ट मोटिवेट करके बढ़ा दी जाए, इस नो सेग्रीगेशन के हिसाब से हम उनका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, मोटिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल है। अगर हेल्थ केयर में हो सकता है तो शिक्षा में हो सकता है, और कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन पे शिक्षा में बात होनी चाहिए। केयर में क्या है कि जैसे आपने आईसीयू का जिक्र किया, तो आईसीयू में जा रहा है उस हिसाब से खर्चा भी कर रहा है, और वहाँ उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहना है कि आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, बट ये तो डेली टेस्ट मैच है। नहीं सर, करा जा सकता है और हम कर रहे हैं, बिल्कुल करा जा सकता है सर। ये मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। क्लास एक नॉर्मल लगी, क्लास हो गई, आपने बच्चे के जितने भी इनपुट आते हैं आज की तारीख के ऐप में आते हैं, टेस्ट पेपर से आते हैं, पता पड़ता है किस तरीके से सवाल गलत करता है, उसको रोज होमवर्क वैसा ही मिलना चाहिए, और उसके होमवर्क के हिसाब से ही उसकी डिजाइनिंग डाउट क्लासेस होनी चाहिए। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं एक बैच? मान के चलिए 50 से 100 के आसपास होते हैं बच्चे। 100 बच्चे होते हैं, और टीचर उस पर कितने होते हैं? मतलब टीचर तो एक बार तो क्लास में एक ही पढ़ाने आता है। हाँ, एक पढ़ाना। तो आप 100 बच्चों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, आप अपन पॉइंट समझें कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो ये एक्सपेक्ट कर लेना कि जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको इंडिविजुअली बच्चे टीचर 1 घंटे में समझ पाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव उस समय उनको अच्छे से पढ़ाना है। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये मिथ है कि 40 में हो जाएगा, 40 में भी नहीं होगा सर। उसको ऑब्जेक्टिव उस समय पढ़ाना है, उस समय उसको कंटेंट डिलीवरी करनी है, वो उसको अच्छे से करने दीजिए। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो बच्चे की आ रही है, जो आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सर, वो ऐप पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है कि अच्छा प्रैक्टिस करेगा, थ्योरी नोट्स पर समझ में आएंगे, उसके होमवर्क वो कर रहा है नहीं कर रहा है, एफर्ट है ना सर। आज की तारीख में हमने क्या कर रहा है, टीचर आता है, जैसे ही वो क्लास खत्म करता है ऐप पे डालता है कि आज मैंने ये होमवर्क दिया, वो पूरा का पूरा उसके ऐप पे अपलोड हो जाता है। हमें पता पड़ता है सेकंड डे कि इसने काम करा है नहीं करा, नहीं कर रहा है तो मोटिवेशन डाउन है, तो फोन जाएगा, काउंसलिंग होगी, तो उसके बट कई बार लड़के उसमें बेईमानी कर लेते हैं। जैसे आपने शीट दी, अब हम 4 लड़के साथ में रहते हैं, एक ने शीट कंप्लीट किया आधे बैठ के, या हमने कहा कि काम करो तो शुरू के 15 तुम सॉल्व कर दो, नीचे वाले 10 हम कर देते हैं, दोनों ने मिला के टिक मार के भेज दिया। हाँ मतलब देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ जैसे अपने टाइम में ये वाली बेईमानी हमने भी की है कि भाई ऐसे कर लेते थे। हाँ मतलब, और अगर बिल्कुल थोड़े से और स्मार्ट बच्चे होते हैं तो सारे बिल्कुल नहीं करेंगे, 2-4 हम गलत कर देंगे ताकि पकड़ में भी ना आए। हाँ मतलब देखिए मैं मानता हूँ कि हम कितना भी 100% बोले पर 100% इसको नहीं अचीव करा सकता, पर एटलीस्ट कुछ लेवल तक। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार सर, क्योंकि जो फिल्म बनी थी और उस फिल्म से मैं बड़ा इंस्पायर रहा। उस फिल्म में एक बड़ा अच्छा सीन था, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले देखी थी, कि जो बच्चे एक सेक्शन ऑफ, जैसे हर कोचिंग सेंटर में एक सेक्शन होता है जो प्रीमियम बच्चों का होता है, उन प्रीमियम बच्चों के लिए सारा ध्यान होता है। जैसे हम पॉडकास्ट भी करते हैं कई बार, तो 4 बड़े गेस्ट लाते हैं, उनके नाम पे 4 गेस्ट और आते हैं, तो वही कहानी उनकी भी है कि वो 4 बच्चे जिनसे उम्मीद होती कि टॉपर निकल जाएंगे, वो उन पर सारा ध्यान दिया है, और उन्हीं के चेहरे दिखा दिखा कर बाकी सबको भेड़ बकरियों की तरह भर लिया आता है। उस फिल्म में दिखाया भी गया है कि बाकी बच्चों का आता कि नहीं, हाँ आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, देखा जाएगा, बट वो बच्चा वहां तक पहुंच नहीं पाता, वो एक सेक्शन ऑफ ग्रुप बन जाता है जो अलग ही लेवल पे रहता है, और डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू होता है। तो ये आप क्या नहीं होता कि जो बच्चा टॉपर है उसको हम अलग से ज्यादा फोकस करेंगे, हालांकि उसका हक भी बनता है। नहीं, ज्यादा फोकस की बात नहीं होती है, फोकस अलग अलग तरीके से करेंगे। दोनों बातों में विचारधारा में अंतर है। मेरी विचारधारा ये कि नीचे वाले पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको जान के आश्चर्य होगा, जो बच्चा टॉप बैच मान लीजिए 15-20 का बन गया, मान लीजिए, उसके अलावा सारे बैचेस कॉमन है, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बैचेस हैं उन सबकी क्लासेस, नंबर ऑफ आवर्स और कॉन्टैक्ट आवर्स उन टॉपर बैच से ज़्यादा होती है, पहली बात, क्योंकि हमें पता है इन पे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि जो बच्चा 9 से मान लो तैयारी करके आया था, ज़्यादा मतलब कैसे से क्लासेस तो आपकी भी होती है ना, MWF TTS? नहीं, अब बहुत 6-6 घंटे की होती है उनकी क्लास रोज। अच्छा, 4.5 घंटे से 6 घंटे रोज क्लास होती है, रोज नियम से 6 डेज। टॉपर बच्चे की रोज सिर्फ 3 घंटे ही हो रही है।
उसको हम होमवर्क ज़्यादा देते हैं, टफ सवाल ज़्यादा देते हैं। इस वाले बच्चों को हमें पता है कि थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये करा जाता है और थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप समझिए कि अगर कैपेबिलिटी डिफरेंस है इनिशियल लेवल पे, किसी ने जल्दी जो दौड़ना चालू कर दिया, उसकी मसल स्ट्रांग हो चुकी हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे अपने को पुश करना चाहिए। जैसे मैं अपने साथ वालों की जल्दी आगे निकल गया, हाँ, मैं आज तक पहुंचा, वहां से अपना संस्थान खोल लिया। सही बात है। बहुत सारे लोग होंगे रीजनल में फंसे होंगे, हाँ। तो अगर नहीं मिलता मुझे मौका तो मैं फ्रस्ट्रेट होता कि यार Correct. क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अपॉर्चुनिटी देना बहुत आवश्यक है। तो मैं कह रहा हूँ जिसको जैसी नीड है, ताकि उसका भविष्य अच्छा हो सके, उस हिसाब से हमें उसे खाना खिलाना चाहिए जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, ताकि उसका एपेटाइट डिसाइड करा जाए पहले कि इसका एपेटाइट ये है, उस हिसाब से उसे खाना खिलाएंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। सबको एक साथ कर देंगे तो समस्या होगी। दैट इज वाई कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन इज वेरी 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 मच नीडेड इन एजुकेशन सेक्टर। और मैं कह रहा हूं इसको क्लास वाइज छोड़कर इसको इंडिविजुअलिटी पे लाना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पर्सनलाइजेशन इज वेरी मच नीडेड। और इसमें सर टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी 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 क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रोल, जिस पे हम बहुत लगातार काम कर रहे हैं। और आई पर्सनली बिलीव कि ये इस पे इनोवेशन, R&D पे इस पे पैसा डलना, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा हो, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। कोविड के पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमने देखा था, जैसे आप खुद एक संस्थान चला रहे हैं, तो कोविड में क्या हुआ, लोग जाना बंद कर दिए, कोचिंग संस्थानों में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। और हमने और आपने जो पढ़ाई की है वो सामने टीचर को देखा, टीचर ने मजाक किया, हमें डांटा डपटा, आप भी करते होंगे, आपकी वीडियोस आते हैं कि आपने किया। क्या चेंज हुआ है आपके कोचिंग संस्थान के तौर पर जब आप अपना मोशन इंस्टीट्यूट देखते हो, और ये सही है गलत है? क्योंकि हमने अपने अलग तरीके से पढ़ाई की है, बट ये भी बदलते समय की मांग है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन अच्छा है कौन बेहतर है, ये क्लास वाइज डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज आप और हमें कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स करना है हमारी नॉलेज अपलिफ्टमेंट के लिए, और वो 2 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है, हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ टाइम। कोई पीजी की कर रहा है जो डिसिप्लिन है अपने आप में, पीजी की तैयारी करना है, ऑनलाइन चलेगा। बट जो बच्चा 15 से 19 साल का बीच का है, उसे डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। तो बीच मैं नहीं बोलता हूँ कि ऑनलाइन खराब है कि ऑफलाइन खराब है, आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस दोनों हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, पैन इंडिया अक्रॉस सब कुछ है। पर फिर भी मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि ज़्यादा अच्छी तैयारी क्लासरूम के साथ ऑनलाइन के मिक्स में होगी। जो सारी सर्विसेज क्लासरूम में, क्योंकि बच्चा क्लास में आकर डिसिप्लिन हो जाता है। आप एक बार समझिए, बच्चा एक बार क्लास में आ गया, वो उठ के जा नहीं सकता है, उसे पता है कि मुझे पढ़ना ही है। मोबाइल पे कभी भी रोक पाता है। मैंने व्यक्तिगत इस बात का अनुभव करा है कि जो बात वो 1.5 घंटे में समझ लेता है क्लास में, वही जब एक नॉर्मल एवरेज बच्चा, एवरेज बात बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ समझने में 3 घंटे लगा देता है। क्यों? क्योंकि कभी भी रोक पाता है, उसको आदत हो जाती है, कभी भी पीछे होकर देख लेता है। हम क्लास में हमें पता होता है कि सर एक ही बार बोलेंगे, शेड्यूल नहीं पक्का है, शेड्यूल नहीं आज आप पक्का है, सुबह पढ़ रहे हो, कल आप दोपहर पढ़ोगे, वो इनडिसिप्लिन आ जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई डिसिप्लिन रख पाए तो ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है, बट उस उम्र में वो रख पाना 100 में से सिर्फ 2 या 3 के लिए पॉसिबल होता है। ट्रू। और वो भ्रम पैदा कर देता है कि मैंने सब कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आप समझिए कि आपने कोई चीज़ 4 बार आगे पीछे करके देख ली, ये पॉसिबिलिटी है लाइफ में, बट आप समझिए कि आपने अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को कम कर लिया। जो आपको एक ही बार में सीखने की आदत होनी चाहिए थी, वो आपने 4 बार में सीखी। आप सीख तो गए, बट यू वेस्टेड योर टाइम एंड योर कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग अ थिंग इन वन गो, दैट हैज़ डिक्रीज्ड। ये पता नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे बच्चे के माइंड को कम करता जाता है। तो अगर मान लीजिए, मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोई लाइफ सस्ता पड़ता है, ऑनलाइन सस्ता पड़ता है, ये एग्री टू दे, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे 2 रिक्वेस्ट हैं। शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, 100% डिसिप्लिन होना चाहिए। एक लेक्चर को एक ही बार में देखेंगे बिना रुके, बार बार पलट पलट के नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं पड़ता। आप अगर ऐसा करते हो तो आप अपने मानसिक स्तर को और IQ को कम कर लेते हो। भले आपको लगता है कि मुझे समझ में ज़्यादा आ गया है, पर वो टाइम वेस्ट करता है। तो ये बेसिक अंतर है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्लासरूम विद 100% ऑनलाइन, लाइव और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सॉल्यूशंस। ये बच्चे को बेस्ट तैयारी दे सकता है कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन के साथ। ट्रू। अच्छा, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में जब बच्चे आते होंगे, तो बच्चों को हैंडल करना ज़्यादा टफ है उनके पेरेंट्स को? एक्चुअली हमारे साथ ये होता है कि दोनों बातें थोड़ी टफ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 10th में जब बच्चा आता है, जैसे आपने बात मेरे से रिलेट भी करी थी और बहुत बढ़िया आपके साथ हुआ है, क्योंकि तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। 10th का बच्चा आता है, सबकी 8.9 CGPA, 9 CGPA और A++ ग्रेड आती है। अब स्पेशली जब वो JEE की तैयारी करने आता है या नीट की तैयारी करने आता है, JEE का पेपर बहुत टफ आता है। पहले दिन पहला बार टेस्ट होता है, उसके नंबर आते हैं 300 में से 100, 80। पेरेंट्स को एकदम से झटका लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली 300 में से 100 वाला भी JEE के लिए अपीयर हो सकता है एडवांस के लिए। आप सोचिए इतने कम नंबर पे भी 40-45% अगर JEE एडवांस में कोई नंबर लाएगा तो उसे IIT मिल जाती है। पर ये बात पेरेंट्स तक कन्वे करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि अच्छा 100 में से 40 ही नंबर ला रही है, क्या हुआ एकदम से हमारा बच्चा, तो थोड़ा उनको मुश्किल होता है। बट इसको करने के लिए हम ओरिएंटेशन में उनको समझाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनको वीडियो से उनको एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें समस्याएं आपके साथ हो सकती है, बट हाँ इट इज़ डिफिकल्ट। और ये बच्चे के साथ भी होता है। जब वो आता है तो उसे लगता है कि अच्छा होता क्या है कि देश में सर 13.5 लाख से 15 लाख के बीच में स्कूल्स हैं।
तो हर स्कूल में मान लीजिए 11th क्लास है तो सर 10 लाख एटलीस्ट 11th क्लास हो गई, तो सब में एक टॉपर है। अब सोचिए टोटली 14 लाख दे रहे हैं, तो हर बच्चा जो आता है उसे लगता है मैं टॉपर हूँ। अब वो यहाँ आता है तो उसे असलियत महसूस होती है, क्योंकि रियल कंपटीशन है। यहाँ तो रियलिटी में आपके 50 बच्चों पे थोड़ी रैंक आएगी, यहाँ तो 14 लाख बच्चों पे आएगी। ये कोई नंबर का गेम भी नहीं है, तो रैंक का ही गेम है, तो उसे थोड़ा सा झटका लगता है। ये हमें पता है, उस समय उसे कैसे संभालना है, ये टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं हम लोग कि भाई 11th का बच्चा आएगा, जिस दिन पहला टेस्ट होगा उसके अगले दिन आपको क्या क्या बोलना है, क्योंकि उस दिन ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, डिप देखते हैं, डेटा साइंटिस्ट हमने बिठाएं, यही सब पर्सनलाइजेशन है कि अच्छा इस जगह इसकी मनोदशा खराब होगी, यहाँ पे अपने को काम करना चाहिए। मैं फिर आपको एक बात बताऊं सर, हम अभी भी इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इसको कंटेंट कैसे डिलीवर करें, फिजिक्स कैसे पढ़ाएं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएं, मैथ्स कैसे पढ़ाएं, बायोलॉजी कैसे पढ़ाएं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चौथा सब्जेक्ट है, इसे मोटिवेटेड कैसे रखें मॉनिटर करते हुए। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है सर, कैसे इसकी स्किल्स को इंप्रूव करें। बच्चे की स्किल ही नहीं है सर, सिर्फ ज्ञान से थोड़ी कुछ हो जाएगा। वो अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, 11वीं में कई बार बच्चा आता है वो हो सकता है एलसीएम नहीं ले पाता हो, हमें समझना पड़ेगा कि उसकी एलसीएम की समस्या भी हमें सॉल्व करनी है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। क्योंकि आप कई सालों से पढ़ा रहे हैं और आप खुद एक एवरेज स्टूडेंट से फिर आप आज शानदार कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जो सक्सेस इन अ सेंस वो बच्चे जो सफल हो जा रहे हैं, आईटी पहुंच जा रहे हैं, क्या डिफरेंस है उनमें और उनमें जो नहीं सेलेक्ट हो पाए? मेरे हिसाब से मैं इस बात सफलता को इस बात से मानता ही नहीं कि उनके पास डिग्री है कि नहीं है, तो मैं इस बात का बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि आईटी पहुँचा नहीं पहुँचा उससे महत्व नहीं होता। मैं खुद को सफल मानता हूँ, इसलिए नहीं कि कोई बड़ा नाम है या बहुत सारी चीज़ें। मैं खुद को सफल इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं बच्चों से यही बोलता हूँ कि जीवन में अगर तुम वो कर पाए जो तुम करना चाहते थे, 100 में से 95 लोगों के पास दुनिया में काम होता है, अगर ऑन एन एवरेज आप देखोगे, पर 95 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में वो काम वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम वो बनो, खुशी अपने आप आ जाएगी। दूसरी बात, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर जीवन में खुश रहना है सर, जैसे आपने सुसाइड्स की बात करी, सुसाइड तो आईएएस ऑफिसर्स ने भी करी है, वो तो जीवन में सफल थे सर अपने। अगर जीवन में खुश रहना है तो कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। जी, बहुत सुंदर बात ये मुझे लगती है और मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, फिर बोलना चाहता हूँ, और शायद इसलिए भी बोलता हूँ कि मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ, रिवीजन करना चाहता हूँ कि कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। जब आपके मन में कर्तव्य का भाव होगा कि मुझे माता जी पिताजी के लिए, समाज के लिए कर्तव्य हैं, वो जब बोध होगा तो आप काम अच्छा करोगे। अधिकार का नहीं कि हमारे लिए ये नहीं करा गया, यहाँ पे ये खराब था, उसको सुधारने की प्रक्रिया में जाइए, उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रू। हालांकि मेरे हिसाब से मेरा जो सक्सेस का फॉर्मूला रहा वो 3C का फॉर्मूला था। क्या बात है? पहला कन्विक्शन कि जो भी आप करने जा रहे हो, आप अपने आप में श्योर हो। अगर आप आईटी जा रहे हो कि मुझे आईटी निकालना है, क्या आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है? एग्जाम होगा, देखा जाएगा, तैयारी होगी, वो बात की बात है, बट पहला थॉट तो आपको क्या आता है अंदर से, क्या मैं कर सकता हूँ? सेकेंड, उसको लेकर क्लैरिटी, कैसे काम करना है, कोचिंग सेंटर्स के थ्रू इधर से करना है, ऑनलाइन करना है, एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी। करेक्ट, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। आपको रोज अपने आप को पुश करना है। अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर किसी को आपको उठाना पड़ रहा है, हाँ, तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा। सफलता पहले मन में आती है, पहले खुद के मन में आती है, फिर दुनिया को दिखाई देती है। वो कन्विक्शन वाली बात, हाँ, कि आप अगर श्योर नहीं हो, क्योंकि अगर आप श्योर हो तो आपकी तबीयत खराब होगी, आप उठोगे। बिल्कुल सही बात है। आपका मूड खराब होगा, आपको फिर भी पढ़ना है। हाँ, सही बात। आपका फिल्म देखने का मन है, आप देख के भी आओगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे, आज नींद से समझौता करोगे। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर पाते तो उनके मन में गिल्ट आने लगती है। क्योंकि एक्चुअली मूवी को देख के मुझे याद आया, कई बार बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, सर मूवी 3 दोस्त चले गए और मैं नहीं गया, पर मैं पढ़ भी नहीं पाया। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैंने भी ये करा, क्योंकि कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करा है तो उस समय में दुगनी रफ्तार होनी चाहिए, गिल्ट नहीं। इससे बढ़िया तो चले ही जाते। अगर तुम्हारे 3 दोस्त मूवी देखने गए थे और तुम या तो चले जाते तो कम से कम एंजॉय करके आते। अब तुम 3 घंटे गिल्ट में निकाल दिए कि यार मैंने एंजॉय नहीं करा, और उसके बाद भी सोचते रहे यार मैं चला जाता तो मजा आता। इससे बेहतर ये था कि 3 घंटे अगर नहीं गए हो तो 6 घंटे का पढ़ेंगे। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आईटी में पढ़ाने लग गया था, तो मेरे सारे दोस्त वगैरह गोवा वगैरह गए, तो मैं उस समय नहीं गया, तो मैंने खुद से प्रण लिया। गोवा गए, नेपाल गए, बहुत सारी जगह इंटर्नशिप लगी थी, पर मैं क्यों पढ़ाता था तो मुझे कॉलेज में ही रहना पड़ता था, छुट्टियों में भी वहीं रहता था। तो मैं ये बोलता था कि अगर मैं वहाँ नहीं गया हूँ तो फिर काम दुगनी रफ्तार से करूँगा, या तो चला ही जाता। अगर सही बात है, इंडिया जैसे देश में आप एवरेज अगर हैं या हाफ एंड हाफ आउट हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं, ये करना पड़ेगा। आप मीडियोकर बन के खत्म हो जाएंगे। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे हैं, एजुकेशन सिस्टम में हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मेरी तरह काम कर रहे हैं, अगर आप मीडियोकर हैं तो आप गायब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये मेरा मानना। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को लेके बड़ी बातें होती है इंडिया में। हर आदमी कहता है कि यार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है बड़ा अजीबोगरीब है। कई बार हमारे मन में भी सवाल आता है कि जो स्कूल में पढ़ते थे और जो जॉब करते थे, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, या ये तो फिर ये इतना डिफरेंस क्यों है?
मेरे हिसाब से अपन थोड़ी सी मैं इस बात पे और जो मेरी विचारधारा है वो रखना चाहता हूँ, थोड़ी अलग है। आपके और हमारे पिताजी ने जब उनकी डिग्री कंप्लीट करी थी, मेरे पिताजी ने जब डिग्री कंप्लीट करी और जो भी उनकी उम्र के थे, उन्होंने एक डिग्री कंप्लीट करी, उन्होंने एक ज्ञान लिया, उस ज्ञान के बेसिस पे उनकी जॉब लगी और ऑलमोस्ट उसी ज्ञान से पूरी जॉब निकल गई, उसी ज्ञान से। अब ऐसा नहीं है सर, अब ऐसा नहीं है। जो आप इंजीनियरिंग से, मेडिकल से पास करके निकलोगे, लॉ फर्म से पास करके निकलोगे, सर वो 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा। जो आपने पढ़ा था वो 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा। आपको नया ज्ञान आना चाहिए। अगर आप लगातार एक विद्यार्थी नहीं है तो आप अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब शिक्षा जो दी जा रही है, जो ज्ञान आज दिया जा रहा है, ये ऑब्सोलीट हो सकता है या इसको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा कुछ समय बाद। तो यानी कि असली शिक्षा का मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है। 2 चीज़ें उनमें करना बहुत जरूरी है। उनको ये बताना कि बहुत बड़ी लाइन आपने बोली है, सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है सर। ट्रू। अगर ये हम नहीं इनकलकेट कर पाए, उसे ये नहीं बता पाए कि तुझे जीवन भर विद्यार्थी रहना है, अगर ये नहीं बताया और विद्यार्थी कैसे रहना है, आज की तारीख में सर सही बताऊं तो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इंटरनेट आपको सब कुछ सिखा सकता है, उससे कैसे विद्यार्थी बने रहना है जीवन भर, तभी आप सफलता का मूल मंत्र पकड़ सकते हो। तो शिक्षा का असली महत्व है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, ये असली शिक्षा है। और ये हर फील्ड में लागू है, ये हर फील्ड में लागू है, ये हर फील्ड में लागू है। उस बेसिक ज्ञान को देना, इस पे बात होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। करिकुलम चेंजेस होने चाहिए, मैं मानता हूँ। बट करिकुलम चेंज हो गया, नई चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करके पढ़ना चाहिए, ये बच्चे को नहीं आता। अगर ये नहीं आएगा तो आगे एक्सेल नहीं करेगा। आज आपने उसके पहले नंबर लिया है, जैसे आपने मुझे बोला कि आपको ललक लग गई कि यार मुझे जर्नलिज्म करना था और मैं इंजीनियरिंग में मेरी 9 CGPA आने लगी 3rd ईयर से, क्योंकि सर आपको एक मोटो मिल गया था कि मुझे, क्योंकि फादर ने बोला कि नहीं यार ढंग से ये करना है, तो आप नंबर तो ले आए। आज तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपने जैसे बोला रात भर पढ़ के मैं पेपर देता था, जिसकी वजह से आज मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, वो रियलिटी है। क्योंकि आपने सीख लिया कि अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, खुद करते हैं। मेरे हिसाब से मैं श्योर हूँ कि आप कॉलेज में बहुत प्रोफेसर की बजाय खुद से ही ज़्यादा पढ़ते होंगे। हम भी वही करते थे, दोस्ती यारी में पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे। हम काम करते थे, हमने 2-3 लड़के रखे थे। अच्छा, कि आपका बाकी सारा काम हम कराएंगे फेस्ट का, अच्छा, आप सिर्फ पढ़ो, नोट्स बनाओ और एग्जाम की एक रात पहले पढ़ के तैयार रहो, ताकि रात भर हमें पढ़ाओ। क्या बात है, बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता था। उनके आते थे 9.5, 9.7, हम 8.9 पे हम खुश थे। फिर क्योंकि जॉब तो एक ही लगती है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है जॉब को लेके। पूछूंगा मैं आपसे, बीटेक की पढ़ाई अपने आप में एक लड़ाई है, बट पढ़ाई के बाद जब आप 4th ईयर में जॉब में जाते हो, कि आप तो बहुत सारे बच्चों से राब्ता आपका होता होगा, आई डोंट नो अबाउट ITs, बट उसके बाद जितने AI, या जो स्टेट लेवल की जो NITs वगैरह प्लेसमेंट होता है आपका CSIT फील्ड में, आप पढ़ रहे हो मैकेनिकल, आप पढ़ रहे हो सिविल, आप पढ़ रहे हो, और फिर आती है सारी कहानी इंग्लिश पे। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, जिन्होंने हमें पढ़ाया, बट उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ या वो इंग्लिश वाला टेस्ट हुआ, और उनके जहन में सवाल था कि अगर यही इंपॉर्टेंट था तो फिर 4 साल हमें वो क्यों ज्यादा पढ़ाया गया, क्योंकि 4 साल हमने नंबर तो कमा लिए, हमें हमारा काम आता है, हमें ब्रांच का सब कुछ आता है। आप हमसे क्वेश्चन पूछो, लेकिन उस क्वेश्चन पूछने के पहले का जो एग्जाम था, एंड आई सीरियसली नो 3-4 गाइस जो 9.8, 9.9 एक सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 भी लाए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, ये सर ये गलत है, और मैं कहता हूँ आप जैसे लोगों को इस विचारधारा को बदलना चाहिए कि अगर बच्चे की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है इंटरव्यू में, बहुत गलत है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मेरी तो ठीक ठाक थी, तो मेरी जॉब लग गई IBM वगैरह में। मेरे से जस्ट एक, पता नहीं नाम लेना चाहिए, मेरे से जस्ट पहले IIT में मेरा ही एक फ्रेंड, मेरे से जस्ट ऊपर रोल नंबर, नितिन ग्रेवाल, हो सकता है वो सुने, उसे कैसा लगे मुझे नहीं पता। वो मुझे पता है दिमाग से बहुत तेज़ लड़का है, आज भी तेज़ ही है बहुत, और वह बहुत अच्छा कर रहा है अब तो, बट मुझे पता है उसकी सिर्फ इस कमी की वजह से, सिर्फ इस कमी की वजह से, वो हम सब में बहुत तेज़ दिमाग वाला लड़का था, पर सिर्फ इस कमी की वजह से उसकी शुरुआती 2-3 जॉब नहीं लगी। ये हमारे साथ हुआ, और ये उसको फ्रस्ट्रेशन में ले आया, उसको कॉन्फिडेंस हिलता हुआ देखा मैंने 4th ईयर में इस बात को लेके, और हमें सबको पता था कि यार इंटेलिजेंट है, बट क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो शुरुआती दौर में जो जिस तरह की जॉब वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह की जॉब नहीं लगी। फाइनली उसकी एक अच्छी जॉब लग गई, अब वो बहुत बढ़िया कर रहा है। पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पे बच्चे को नकार देना, आपको जो उसकी नॉलेज चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है ना, सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी हो रहा है उसे इंग्लिश में, मैं मानता हूँ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आई एग्री टू दैट पॉइंट, वो सीख जाएगा वो। ट्रू। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आपसे कही कि आपने 4 साल पढ़ाई की मैकेनिकल की, सिविल की या इलेक्ट्रिकल की, और 90% कंपनियां जो आपको उठाने आ रही हैं वो आ रही हैं CSIT की, वो आपसे पूछते हैं आपको प्रोग्रामिंग आती है, फिर आप रट्टा मारते हो प्लेसमेंट के टाइम में, बिकॉज आपको जॉब चाहिए। आपके फादर तो कह रहे हैं कि बेटा तुम पे बहुत पढ़ाया मैंने, अब उनको नहीं पता कि वो कंपनीज नहीं आती, उनके लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। दूसरी बात मैकेनिकल में ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे साथ वाले कुछ लोग, आपने किस ब्रांच में किया था? मैंने सिरामिक्स में करा था, okay. है ना, तो मेरी भी जॉब इनमें ही लगी थी।
CSIT में, IBM में लगी, कोवेंसिस में लगी, बाकी मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही थोक के भाव ले जाती है। हाँ, थोक के बाद ले जाती है। मेरे को तो खैर जाना भी नहीं था। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, सुबह 8 बजे मेरा दोस्त आया, क्योंकि हमारी जॉब में कंपनी, मेरे को तो बैठना भी नहीं था ज़्यादा कि भाई ठीक है, अब मैं ही लग चुकी थी कोचिंग्स में सब जगह में। तो मेरा दोस्त आया सुबह कि यार है ना अपन तू जॉब में बैठ जा, क्योंकि तू नहीं बैठेगा ना तो बाकियों की जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा रूल रहता है कि यार सबकी लग जाए तभी अपन चल रहे। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, आसपास वालों ने रियलिटी में पेपर क्लियर करा दिया, मुझे तो सी लैंग्वेज भी नहीं आती है ना, तो मैंने अपना पेपर कर दिया, आसपास वालों ने कराया, जो मैं क्लियर हो गया। तो मेरा इंटरव्यू लिया, IBM के 2 हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों IBM में काम करते, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरे से बोला, अरे नितिन यू हैव डन रियली गुड इनटू टेस्ट पेपर। तो मैं मुस्कुरा दिया, तो मेरी मुस्कुराहट से समझ गई कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपने ये ऐसे ही करा है? तो मैंने हाँ सर, मैं ऑनेस्ट था, जैसे आपने बोला इंटरव्यू में, उन्होंने बोला हाँ सर ये आप जानते हैं कैसे हुआ है? तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या आता है? मैं तो पढ़ाता ही था। मैंने बोला सर मुझे फिजिक्स आती है। उन्होंने मेरे से फिजिक्स के 2 सवाल पूछे, दोनों मुझे बहुत अच्छे से आते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, फिर उन्होंने मेरी जॉब लगा दी। तो फिर वो मेरे को मिले शाम को वापस हमारा एक जगह वहाँ पे। मैंने कहा सर आपने मेरे जैसे लड़के को क्यों ले लिया? मेरे को तो आपको ये भी पता पड़ गया कि मैं आऊँगा नहीं, या उन्होंने बोला शायद तुम आ जाओ, अलग वो एक चांसेस है, और आपने बिना हमारी कोई लैंग्वेज को देखे आपने ऐसा क्यों ले लिया? उनका एक अलग बात इसमें बोलना चाहता हूँ, जो शायद आयरनी भी पर माननी पड़ेगी हमको। उन्होंने ये बात बोली कि अगर हम टॉप कॉलेजेस से 100 लड़के उठाते हैं तो 70 अच्छे निकल आते हैं, नॉर्मल कॉलेज से 100 उठाते हैं तो 30 अच्छे निकलते हैं। इसलिए अगर हमें कभी कम चांस लेना होता है तो हम बल्क में टॉप कॉलेजेस से बच्चों को उठा लेते हैं। आपके प्रश्न में वापस आता हूँ कि मैकेनिकल से हम गए, सिविल से गए, कैसे गए? ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। मैकेनिकल वाले बच्चे या जो हमारी ब्रांच से जो कोर ब्रांचेस में चले गए, उनको 2-3 साल में समझ में आ गया इसमें ग्रोथ नहीं होगी, इसमें ग्रोथ नहीं होगी। वो सेक्टर है, ये सेक्टर डिपेंडेंट है, और अब इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि मैकेनिकल वाला भी इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे पता है CS में ग्रोथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत काम हो रहा है, न्यूरो मार्केटिंग पे बहुत काम हो रहा है। ये सब कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, और ये डिमांड है तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा जाएंगे, हम इसे रोक नहीं सकते, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसी को थोड़ा रिफ्रेम करते हैं। आजकल मोदी जी अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं या मंत्री बना देते हैं। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है तो क्या बदलोगे आप? बहुत हैवी सवाल है वैसे। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, यू नेवर नो। तो मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में अगर कभी मुझे काम करने का मौका मिले या एडवाइजरी बोर्ड पे काम करने का मौका मिले, तो जो मैंने अभी आपको पहले बोला था वही मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कस्टमाइजेशन पे बहुत काम होना चाहिए। चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो। पर्सनलाइजेशन इन एजुकेशन इज़ द की, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि पर्सनलाइजेशन आपने कर दिया पर वो बहुत महंगा है तो हम हमारे पर्पज से डिफीट हो जाएंगे। पर्सनलाइजेशन मिनिमम कॉस्ट पे लाना, ये टारगेट होना चाहिए। मुझे अगर कभी ऐसा मौका मिला तो इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए वो मैं कराऊंगा, ताकि बच्चों का, सबका, एवरेज बच्चे का भविष्य लिफ्ट हो सके, उसकी कमियों से हम उसको बाहर ला सकें। मैं इस विचारधारा का पक्ष बिल्कुल नहीं रखता हूँ कि बच्चे में स्ट्रेस कम करने के लिए करिकुलम को लाइट करा जाए, उसे और आसान बनाया जाए। इससे हम देश को दूरगामी समय में नुकसान पहुँचाएंगे। ये बात होनी चाहिए कि उसी करिकुलम के साथ कैसे पढ़ाया जाए, कैसे कस्टमाइज़ करा जाए, ताकि उसे आसानी से डिलीवर करा जाए और हम एवरेज बच्चे को भी वो बात समझा पाएँ। इस पे चर्चा होनी चाहिए। आसान कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, स्पेशली जब आप आते हो। एक बच्चा आता है, जैसे हमने उस कोटा फैक्ट्री में दिखाया कि ऑटो में बैठने से शुरू होता है। अच्छा कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। फिर फादर का जाते वक्त वो बातें करना, आपके फादर ने भी आपसे किया होगा कि बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। फिर जो कॉल्स आती होंगी शाम को कि पढ़ रहे हो ना, बहुत मेहनत की है, मैं एक बात बीच में, तन पेट काट के तुमको। तो ये एक प्रेशर जो आता है, एक आपका प्रेशर, एक बगल वाले बच्चे का प्रेशर जो रैंक ला रहा है, एक वो सपने का प्रेशर, और एक वो माँ बाप का साइकोलॉजिकल प्रेशर। रिश्तेदार पूछ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं, हमने बहुत खर्च किया है। मम्मी का कि पापा नजर रखे हैं, आज वो खाना नहीं खाए, तुम्हारे नंबर कम हुए थे। ये कैसे हैंडल हो? इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत सारे सुन रहे होंगे, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा। मेरे फादर मदर ने मुझे कभी प्रेशर नहीं करा, IIT के लिए भी नहीं करा। कभी ये लाइन नहीं बोली कि तेरे पे हमने पैसा खर्च करा, कभी नहीं बोली। मुझे लगता है ये अगर कोई बोल रहा है तो बहुत गलत है। ये मुझे नहीं मिली सुनने को कभी भी
कि तू सेलेक्ट नहीं होगा तो तेरा, ये उन्होंने समझाया कि बेटा अपन एक बार उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मैं 12th में थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चला गया था, फेयरवेल वगैरह होता है तो अपन भटक जाते हैं, है ना, दैट हैपन्स, खूबसूरती के हाँ खूबसूरती के चक्कर में, तो दैट हैपन। तो मैं 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ, तो पापा ने कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा देख अपन मध्यवर्गीय परिवार के हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर अपन बहुत नॉर्मल से तेरे को बिजनेस करा पाएंगे, बाकी तेरी जैसी इच्छा। बस इतनी सी बात उन्होंने बोली, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने हमेशा साथ दिया, पढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी माता जी भी हमेशा पढ़ भी रहा है तो भी उनके लिए ये ज़रूरी था कि नहीं मंदिर जाना है, अपने को छोटे छोटे काम करने हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए करना बहुत ज़रूरी था। हमारी माता जी से मैं आपको सही बताऊं तो कभी कभी अगर मेरा कोई दोस्त आता था, मैं बोलता था कि आप इनको बोल दीजिए कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो भी वो सही बोलती थी, नहीं वो घर पे ही है। मतलब उस विचारधारा से मैं तो पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, प्रेशर मत करिए। मैं एक बात बोलता हूँ सभी पेरेंट्स को, जो यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, कि अगर आप रियलिटी में बच्चों को सफल बनाना चाहते हो तो उसको पहले ये समझाइए कि जो तुम मेहनत कर रहे हो सफलता उस जगह में है, पहली शर्त। दूसरी बात, रोज जब वो आपके घर पे आए, चाहे वो स्कूल से आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, यूनिवर्सिटी से आ रहा है, आज ये मत पूछो नंबर कितने आए, टेस्ट में नंबर कितना है, ये मत पूछिए, प्रश्नावली बदलिए कि क्या आज पढ़कर कुछ सीखा, क्या आज पढ़कर कुछ मज़ा आया। अगर हम अपनी प्रश्नावली बदल देंगे ना एज अ पेरेंट, आप विश्वास मानिए हम भविष्य बदल देंगे बच्चे का। उसे जब मज़ा आने लगेगा ना पढ़ने में, नंबर्स उसका एक बहुत छोटा सा आउटकम है। उसे अगर आनंद नहीं आने लगा ना, उसे आनंद, उससे ये पूछना कि तेरे को आज पढ़ के मज़ा आया नहीं आया, कि नहीं मज़ा नहीं आया, तो फिर उस बात पे जाना कि क्यों नहीं मज़ा आया। वो उसकी क्यूरियोसिटी बिल्ड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर अपने आप आने लगेंगे, ये इसका छोटा सा आउटकम है। अगर इन बातों को हम समझ लेंगे तो रिलेटिव में कर पाएंगे। प्रेशर हैंडलिंग की आपने बात करी, उसका उत्तर भी मैं देना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि हम जीवन में वो बनते हैं, प्रेशर हमारे पास से भी आता है हमारे पास, हम हमारे जीवन में वो बनते हैं जो हम याद रखते हैं। हमारे जीवन में वो बनते हैं जो हम याद रखते हैं। हमारी अपनी प्रीवियस क्या क्या बातें आपने याद रख रखी है ना, वो आपके भविष्य का निर्माण करती है। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है। तो आप अपने प्रीवियस से सिर्फ अच्छी यादें याद रखिए। जब हारे थे उससे सिर्फ सीखिए, याद मत रखिए। जब जीते थे उसको याद रखिए। किस परिवार के सदस्य ने आपसे बुरी बात करी थी, उसको इग्नोर करने की पावर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर अगर ये हमारे जीवन में हमने उतार लिया, जो कि फ़ोन आया, जब मैं 12वीं साल सेलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत लोगों का फ़ोन आया, जब सेलेक्ट हुआ तो नहीं आया, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। पर मैं कह रहा हूँ इसको भूलना आपको आना चाहिए। अगर ये आप पावर ऑफ इग्नोरेंस को समझ पाए कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और है कि आपने जब आपके वीडियोस देखे मैंने, और आप साइकिल का पहिया घुमा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे थे, ये तो आपका स्टाइल हो गया कि मज़ा क्या आया। बट ज़रूरी नहीं ना कि सारे टीचर नितिन जैसे हों। यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। वही एजुकेटर बने। हमको एक मज़ा आया, हमने आपसे फिजिक्स पढ़ी, हमको मज़ा आया, हमको केमिस्ट्री मज़ा नहीं आ रहा, हमने एडमिशन आपके यहाँ लिया है, और अगर नंबर तीनों बराबर नहीं आए, सिलेक्शन होना नहीं है। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है कि हमारे परिवार में भी, सबके परिवार वाले 5 लोग हैं, आपके 5 से ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो सकती, पर वो परिवार के सदस्य सब आपका भला चाहते हैं। पहली बात तो ये मानसिकता आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। 99% एजुकेटर जो क्लासेस में जा रहे हैं वो इसी ध्येय के साथ जाते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करना चाहिए। किसी किसी का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, कोई थोड़ा सीरियस ज़्यादा पढ़ाता है, कोई फन स्पेस में पढ़ाता है। जब तक उसकी नेचुरलिटी बाहर नहीं आएगी, अगर हम सबको एक ही पैरामीटर में डाल दें कि आपको इसके बाद जोक मारना है, तो सब एक्टर हो जाएंगे, वो ज्ञान डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो हम समझे कि जो सामने खड़ा है क्या वो मेरा भला चाहता है। पहली बात ये विश्वास होना चाहिए, और ये एजुकेटर को भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वैसे भी ज़्यादा दिन एजुकेटर अच्छा नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, बच्चा इस बात को समझे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि सारे उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकती, तो सारे एजुकेटर भी एक बराबर नहीं हो सकते। उनका इंटेंट ये है कि वो आपको सिखाना चाहते हैं, उस इंटेंट के साथ आप बैठोगे तो आप वाकई में आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को लगता है कि उसकी प्रिपरेशन का 80% हिस्सा ये है कि टीचर कौन पढ़ा रहा है और वो कैसा पढ़ा रहा है। ट्रू। पर असलियत में ये हिस्सा सिर्फ 20% है। रियलिटी यही है। बच्चे को लगता है कि 80% हिस्सा वो है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, बट रियलिटी में बताऊं कि इसका उसके जीवन में रियलिटी में रोल 20% ही है, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है सर, इसके बाद बहुत सारी कड़ियाँ छोटी छोटी जुड़ती हैं जिससे सिलेक्शन होता है। बच्चों को लगता है मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये बहुत छोटी सी बात है। आज की तारीख में तो हो सकता है कि बच्चों को कोई चीज़ क्लास में कम समझ में आई, यूट्यूब पर डालिए दिखाई देगा आपको, बहुत आसान है, इट इज़ वेरी ईजी। शायद आपके और हमारे समय में इतना आसान नहीं था। तो थ्योरी कॉन्टेंट को कंप्लीट करना एजुकेटर का मेजर काम होता है। वो बच्चों को लगता है 80% है, पर वास्तविकता में वो 20% है, और उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ड्रेस कोड है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा ड्रेस ही है। ये हमारी कोचिंग की ड्रेस है। बच्चे दूसरी पहनते हैं, बच्चे टी शर्ट है उनके लिए फिक्स्ड। ओके, तो ये ड्रेस कोड के पीछे लॉजिक क्या होता है? क्योंकि इस सेक्शन का भी उस फिल्म में मजाक उड़ाया गया था। हाँ, मैं व्यक्तिगत मेरा ऐसा मत है कि आप देखिए तो हम सुबह मैं, मेरी वाइफ, पूरा स्टाफ इसी को पहनता है।
हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अनुशासन में रहना है, जीवन में सफल होना है, तो आप सोचिए शायद उसको तो 1-2 साल ही पहननी है, हमें जीवन भर पहनना है। पर ये इसलिए पहनते हैं ताकि उसे लगे कि वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी सुंदरता को लेके या जैसा वो दिखना चाहता है उसको लेके, क्योंकि उस समय अनुशासन चाहिए, तो हम भी उतने ही अनुशासित हैं। मतलब कॉन्सेप्ट जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये कि साज सज्जा में कम समय जाएगा अगर एक ही कपड़ा रोज एक ही पहनो। कपड़ा, और सिर्फ तो मेरा बहुत बहुत सारा टाइम बचता है सर। मेरे पास ये 25-25 शर्टें, 25 जैकेट हैं, 25 ये हैं, रोज़ यही पहनना है। मतलब हो सकता है आपको अजीब लगे कि यार कोई फनी नहीं है जीवन में, बट हाँ एक काम कम हो गया है। और ईमानदारी से बताऊँ तो मेरी वाइफ भी यही पहनती है रोज़, तो मेरा खर्चा भी बहुत बच गया है। क्या जोक्स अपार्ट, बट हाँ बच्चे को क्योंकि अनुशासन सिखाना होता है, हाँ। स्टाफ को सिखाना होता है, तो क्योंकि ये क्या शिक्षा नगरी, जैसे कई बार हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं तो बोलते हैं सर गूगल में तो नेकर पहन के भी चले जाते हैं, अपने ऐसा क्यों नहीं करते। हाँ, ये थॉट एक्चुअली आता है कि जैसे स्कूल कॉलेज में भी आईडी कार्ड कंपल्शन हो या ड्रेस कोड, हमें एक दिन का ड्रेस कोड दिया गया था तो हमें उलझन होने लगी थी कि ये क्यों। थोड़ा अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन की पहली बड़ी परिभाषा है, और ये मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में मेरा व्यक्तिगत मत है कि डिसेंट लेवल तक होना चाहिए। एक बार आप प्रोफेशनल लाइफ में चले गए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ तो खैर डिफरेंट है, इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि हम बच्चों से रूबरू होते हैं, उसको सिखाने के लिए हमें करना पड़ता है। ये हमारी नीड नहीं है रियलिटी में, ये बच्चों को क्योंकि बताना है कि देखो तुम्हारे लिए हम भी ये कर रहे हैं और हम ये कर सकते हैं तो तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि एजुकेटर उस समय के लिए उसका रोल मॉडल होता है। तो आमतौर पर बच्चों की शर्ट और टी शर्ट कितने की आती होगी? मतलब उनका पूरा किट आता है करीब 4-1 हज़ार रुपये का, 4-5 हज़ार रुपये का, 4-1 हज़ार रुपये। क्योंकि कई बार जैसे स्कूल्स में हम रहते थे तो स्कूल्स पर आरोप लगते थे नहीं हमारे तो सब कोचिंग में फलानी होता है। दुकान से खरीदोगे। नहीं वहाँ- ऐसा कुछ नहीं होता, कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, सब हमारी तरफ से होता है एवरीथिंग। मतलब वो तो हाई कंपटीशन एरिया है सर, वो सब हम देते हैं ऐसा। अच्छा, पैसों का जिक्र हुआ, बायजूस काफी चर्चा में है। आपने भी उसमें आपका रिश्ता था उनसे? अब मैं बिल्कुल कोरोना के दौरान बाईजी रविंद्र सर का खुद का फ़ोन आया था, मोशन उनसे एसोसिएट भी हुआ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 7-8 महीने लास्ट में क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी तो काफ़ी अमाउंट भी पेंडिंग रहा। कई उनको यूट्यूब पे लेके इस मन से कहना चाहता हूँ क्योंकि उनका जिक्र आ गया है, पता नहीं उनको कैसा लगेगा, बट कई उन पे आक्षेप भी लग रहे हैं यूट्यूब से। हमारा भी करोड्स ऑफ रुपीज़ में पेंडिंग है पैसा, मुझे लगता नहीं है वो शायद आएगा भी नहीं आएगा, आई रियली डोंट नो। बट हाँ उन्होंने कोरोना में हमारे मोशन परिवार का साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड एजुकेटर। मेरी उनसे कई बार बात हुई, अब तो साल भर से नहीं हुई है क्योंकि वो शायद बहुत क्राइसिस में है, बट उनसे काफ़ी बात हुई। ही इज़ अ वेरी गुड एजुकेटर विद अ गुड इंटेंट। क्या गलत हुआ आई रियली डोंट नो। क्या वो इन्वेस्टर्स के प्रेशर में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज खरीदना चालू कर दिया, बट मेरी जो व्यक्तिगत सीखने वाली बात है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो एजुकेटर जो इंटेंट था उससे वो शायद एक भटक गए, मुझे ऐसा लगता है। बट एज एजुकेटर ही इज़ गुड, उनका इंटेंट अच्छा है शिक्षा को लेके, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी समय खराब होता है तो एक साथी के रूप में साथ देना चाहिए। ट्रू। हालांकि ये बात आपने सही की, काफ़ी लोगों जिनसे उनके बारे में मैंने सवाल किया, सबका एक कहना है कि एज एजुकेटर वो बहुत शानदार रहे हैं। हाँ, काफ़ी इंस्पायरिंग, इंटेंट अच्छा रहा है बिल्कुल। ठीक है। ये जो अभी चल रहा है हमारा क्या नाम है एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी से जोड़कर इसे कैसे आप देख रहे हो? आने वाले समय में कितना बढ़ने वाला है? क्योंकि पुराना ज़माना तो अलग था कि जैसे हमने बायजूस वाले को सुना कि पहले शायद ओपन स्टेडियम पढ़ाते थे वो, हाँ, हज़ार लोग पढ़ा दिया करते थे, हाँ। बट अब तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी चीज़ें प्लेज बदल रही हैं। इंपॉर्टेंट रोल। मेरे को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज से 20 साल पहले तक शिक्षा के 2 मेजर पिलर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स। अब मुझे लगता है इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, 3 पिलर्स हैं। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड द थर्ड इज टेक्नोलॉजी। इन तीनों का राइट मिक्स ही कोई यूनिवर्सिटी को, कोई कोचिंग संस्थान को, कोई स्कूल को बनाता है, क्योंकि ये तीनों मिलकर उसको एक अच्छा इकोसिस्टम दे सकते हैं जो वाकई पर्सनलाइजेशन की तरफ जा सकता है। पर्सनलाइजेशन में टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे आप प्राइस पॉइंट को घटा सकते हो और क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। ये एक इनेबलर का काम करता है फॉर एजुकेटर ऑल्सो, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। हम प्राइस पॉइंट को घटा सकते हैं मशीन लर्निंग और AI को लगाकर, डाउट्स को ला सकते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो भी एजुकेटर बच्चे को पसंद होगा, उसी की वॉइस में, उसी की बॉडी लैंग्वेज में वही आदमी आपको डाउट बताते हुए नजर आएगा आने वाले 5-10 साल में। AI हाँ, फॉर श्योर। जैसे अभी हमने हमारा NV.AI लॉन्च कर दिया है, बट वो अभी थोड़ा महंगा पड़ रहा है इसलिए उसको रोका हुआ है। बाकी मेरी ही वॉइस में बच्चा जो भी सवाल पूछेगा उसे सुनाई देगा। तो इसका अगला वर्जन वही कि आप इस टीचर से पढ़े थे, आपको उससे 1000 डाउट भी पूछ दें तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपको लगेगा वही बता रहा है। दैट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर लोग कोटा क्यों आएंगे? फिर तो लोग घर से ही आपको सुनेंगे। नहीं सर, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डिसिप्लिन नहीं, आप एक बात समझिए कि
ये सवाल मेरे से टीचर्स भी आज से 10 साल 12 साल पहले पूछते थे जब हमने रिकॉर्डिंग चालू जैसे करी। एआई का हवा बहुत बना, हमारे मीडिया में बना है कि सबकी नौकरी चली जाएगी, नहीं जाएगी। सारी चीजें बदल जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। हालांकि मेरा हमेशा मानना है कि इफ यू हैव क्वालिटी वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं चाहिए, थोड़ा नया सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा नया सीखना पड़ेगा। और अगर आप में एक्स फैक्टर है, आप में एक्स फैक्टर है, तो वो हमेशा रहेगा। वो हमेशा रहेगा। अच्छे एजुकेटर, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे काउंसलर्स, अच्छे जर्नलिस्ट, ये हमें चाहिए। इनको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें ट्रेंड भी तो एआई करेगा। मीडियोकर खा जाएगा। मीडियोकर खा जाएगा, वो भी खाएगा नहीं, उसको भी अपडेट होना पड़ेगा। सर बचेगा वो जो अपडेटेड रहेगा, जो उसको एक्सेप्ट कर कर, जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर कर अपनी पर्सनालिटी में जो इनकलकेट कर लेगा, वो ही आगे बढ़ पाएगा। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अब वो नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में एक कोई ज्ञान ले लो और उससे पूरा जीवन निकल जाए। आपको जीवन भर विद्यार्थी तो रहना पड़ेगा। यह आपके हमारे सबके लिए। मैं खुद से रोज पूछता हूँ कि आज मैंने विद्यार्थी वाला कोई काम करा है, कोई नई चीज़ सीखी है, किसी अच्छे व्यक्ति से मिले हो आप। अगर नहीं कराए, ये आत्मचिंतन जब आत्ममंथन अपन करते हैं रोज 5-10 मिनट, आप भी करते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि भाई अगर आप रोज 10 मिनट आत्मचिंतन नहीं कर रहे हो तो आप एक अच्छे आदमी से मिलना चूक जाते हो। तो वो बच्चे को रोज करना चाहिए। तो अगर आप रोज अपडेटेड होते रहोगे, विद्यार्थी का जीवन जियोगे, तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ोगे। अच्छा, कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बहुत सारा ज्ञान बच्चों को दिया था कि वहाँ पहुँचने के बाद भी क्या करो ना करो, कोटा आने वालों को भी। मोंटी भैया क्या ज्ञान देंगे कि क्या करो क्या ना करो, जो जाने वाले भी हैं कोटा और जो वहाँ हैं उनको भी? मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो पहले भी बोली थी और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, कोटा तब आएँ जब खुद को वाकई क्लैरिटी हो कि मुझे ये करना है। तो फिर इससे बेहतर शहर नहीं है। कोटा की पेडागोजी वाकई बहुत अलग है, इसमें कोई शक और संशय वाली नहीं है। और जो कोटा आ गए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस समय को ख़राब मत करिए, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया तो आपका जीवन अलग लेवल पर चला जाएगा। ऐसा हमने हज़ारों बच्चों के साथ होते हुए देखा है। सिलेक्शन का प्रेशर मत लीजिए, रोज़ 12 से 15 घंटे मेहनत करिए। ये मेहनत ही वो है जो आपको जीत दिलाएगी। ये सिलेक्शन की रैंक ऊपर नीचे, टॉप कॉलेज, थोड़ा लोअर कॉलेज, ये एक अलग एस्पेक्ट है। यही सिर्फ मापदंड नहीं है। ये जो संघर्ष आप कर रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, यही सफलता दिलाएगी। आईटी क्वालिफाई करने के लिए अगर एक आपको आइडिया देना हो कितने घंटे पढ़ना है, हालांकि हर बच्चे का अलग है, समझने का लेवल अलग है, बट फिर भी एक एवरेज अगर आप क्लास मिला के 10 से 12 घंटे, 10-12 घंटे क्लास मिला के और रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना चाहिए। मतलब आप ये मान लीजिए 365 अगर दिन है, तो जैसे 11th-12th का जो बच्चा है उसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 365 में से 270-280 दिन वो इतना पढ़ेगा। 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे क्लास मिला के मिला के कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आप भी, और हम रोज 10 से 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल है। हाँ, इस वक्त नहीं पता लगता, उस वक्त पता लगता हाँ, था। पर 5 घंटे 6 घंटे तो बच्चे क्लास में निकल जाते हैं। उसके बाद 5-6 घंटे से पढ़ना होता मतलब है। क्लासेस के बाद आप 5 से 6 घंटे 6 घंटे आप पढ़िए अगर 11th-12th के हैं। थोड़ा 12th पास वाले को हम ज़्यादा बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे पढ़िए, क्योंकि उनका 1 साल ही मिलता है। अच्छा, कई बार ये भी कहा था जो 11th में लड़का आता है उसके आईटी क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो 2 साल मिलते हैं उसको, 2 साल मिलते हैं, क्योंकि उसे 11th और 12th पूरी। बट वो 11th-12th नहीं भी तो पढ़ा होता है जैसे। पर फिर भी उसको क्या, आप ये समझ लीजिए कि 11th-12th की रियल पढ़ाई जो है, जो बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि जो बोर्ड के हिसाब से है वो तो 3 महीने की होती है, 3-4 महीने की, क्योंकि यहाँ पे तैयारी अलग लेवल की है। तो 11th-12th वाले को आप ऐसा समझ लीजिए कि 12th पास वाले से इफेक्टिवली 5 से 6 महीने ज़्यादा मिलते हैं इफेक्टिवली। आप ऐसा अगर आप बहुत मैथ्स करोगे तो 12th पास वाले को मान लीजिए 1 साल मिल रहा है, 11th-12th वाले को 2 साल मिल रहे हैं, 6 महीने में वो बोर्ड का पढ़ सकता है, तो 6 महीने उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस वजह से कई बार उसे एज मिल जाती है। बट ये भी सच्चाई है कि 12th पास वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। 12th के साथ वाले बच्चों की रैंक ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि 11th-12th में कई बार बच्चे थोड़ा कम पढ़ना चालू कर देते हैं, लगता है अभी तो 12th ही चल रही है। 12th पास वाले को पता होता है कि यार मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये स्पेशली नीट में, जेईई में सब होता है, और यही सेम प्रक्रिया नीट के साथ भी है। आपने कहा आप 12th में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, फिर अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था सुंदर कन्या वाला। अब कोई लड़का 11th-12th में आता है तो 10th तक तो अपने गांव शहर में रहे, वहाँ माँ बाप का हंटर रहा, छोटे शहर में अलाउड नहीं होता है। बाहर गए, कई बार लड़कों को लड़की दिखाई पड़ी। इस उम्र में दिल भी धड़कता है। बिल्कुल धड़कता है और ज़्यादा धड़कता है। बिल्कुल धड़कता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, कई बार क्या फेस किया कि अच्छा बच्चा प्यार मोहब्बत पढ़ के खराब हो गया? मैं बच्चों को बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो बेसिकली इस उम्र में बच्चों को कम क्लास में बोलता है, वो यहाँ पे रिपीट करता हूँ। लड़कों को मैं बोलता हूँ कि अगर तुम 15 से 19 साल के लड़के हो, और तुम्हें सुंदर कन्या देख के कुछ ना हो, तो तुम लड़के नहीं हो। ये होना तय है। बस अपना विवेक इतना बड़ा रखो कि ये सही समय नहीं है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। कॉलेज में जाके ढूंढना, अपना साथी चुनना, कोई बुराई वाली बात नहीं। मैंने भी चुना कॉलेज में जाके, बहुत खुश हूँ उस निर्णय को लेके आज भी। पर मैं कहता हूँ ये सही समय नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए इसके पास समय नहीं है, और शायद आपकी उम्र भी थोड़ी अभी कच्ची है। अगर ये
बात उनको अभी समझ में आ जाए कि अभी इस ट्रैक पे नहीं जाना है। कोई ये नहीं समझे इस बात से कि हम रूढ़िवादी हैं कि लड़के लड़की की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको रिलेशनशिप में खुद को किससे करना है, आपको चुनना चाहिए, पर ये वो सही समय नहीं है। मैं उनको एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्लास में लेता हूँ, पर आज यहाँ लेता हूँ। मैं एक लड़के को बोलता हूँ कि किसी भी लड़के को खड़ा करता हूँ, मान लीजिए अंकित नाम है। अंकित तो भी अपने पापा से जाके बोले कि पापा मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया, इस लड़की से प्यार हो गया, तो पापा क्या करेंगे? तो बोलता है कि पापा सर मुझे ना पंखे से उल्टा लटका के मारेंगे आज अगर ये जाके बोल दिया तो। मैंने कहा तू सोच, अब IIT बॉम्बे चला गया है, तेरी माइक्रोसॉफ्ट में 50 लाख की नौकरी लग गई है, 1 साल तुझे नौकरी करते हुए हो गया है, और तू पापा के पास जाए और बोले कि पापा मेरे साथ एक लड़की थी IIT बॉम्बे में जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है, वो भी मेरे ही पैकेज पे, मुझे उससे प्यार हो गया है। तो पापा क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बेटा मिला दे एक बार। दैट इज़ द डिफरेंस। तब भी उसकी भावनाएं, आज भी उसकी भावनाएं वही है, उस दिन भी वही होगी, पर आपकी भावनाओं की कद्र होगी। अगर चाहते हो आपकी भावनाओं की कद्र हो तो पहले काबिल बन जाइए। सिंपल गेम है। और कोचिंग सेंटर में आशिकी मत कीजिए। मत, मतलब प्रयास, मन भटकेगा उसे रोकिए और बार बार याद करिए कि इस समय के लिए प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी करियर में 4-5 साल बाकी लोगों ज़्यादा मेहनत की। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी? वापस एक बार मैं कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, किसी भी फील्ड का है वो, उसने अपने करियर के एक स्टेज में बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत की, 4 से 5 साल। 100% बिलीव करता हूँ। और इसीलिए मैं जो कॉलेज में बच्चे गए, जैसे कल भी मैं बहुत सारे कॉलेज में गया, IIT बॉम्बे गया, बहुत सारी जगह, उनको एक ही बात बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जाके आपको अगर निर्णय कर पाओ कि आपको जीवन में क्या बनना है, तो उसी समय से अगर तैयारी करना चालू कर दोगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ज़्यादा मेहनत करोगे, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल 110%। बात ये कि किसने कब स्टार्ट करी। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर कभी इस फील्ड में ज़्यादा कर ली, कभी इसमें ज़्यादा कर ली, कभी इसमें ज़्यादा कर ली, तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो उन्हें नहीं मिलता। जब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए कि मुझे जीवन में यही बनना है, जब भी आया, किसी को हो सकता है 9th में आ जाए, किसी को 12th में आए, किसी को हो सकता है कॉलेज के बाद आए, ऐसा हो सकता है सर, कईयों को 35 साल की उम्र में भी आया है, पर उसके बाद अगर उनको क्लैरिटी आ गई और उन्हें 3-4 साल लग के मेहनत कर ली, नो लुकिंग बैक होगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट सवाल मेरा, मोंटी भैया को जीतू भैया ज़्यादा फायदा हुआ, जीतू भैया को मोंटी भैया से? मेरे हिसाब से मोंटी भैया को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका कि उनको वाकई उन्होंने बहुत मेरे को फेमस करा, और बहुत बहुत इसके लिए तहे इसका दिल से फर्क उनका बहुत धन्यवाद। पड़ता होगा ना कि लोग आते होंगे आपके पास कि अरे सर, हाँ, आते हैं और अच्छा भी लगता है, पर जब भी ऐसा कभी होता है बच्चा सोशल मीडिया फॉलोअर अच्छे बढ़ गए होंगे। बहुत बहुत बड़े हुए हैं, और वो कर्तव्य का बोध भी लाता है। जैसे आज आप हैं, तो जब आप कोई भी बात बोलते हैं तो शायद आपके मन में एक बात होती होगी कि मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलती, क्योंकि आपसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, राइट? मतलब मेरे साथ होता है, मैं शायद हो सकता है आप वो महसूस करते हो कि यार मान लीजिए मुझे पता है कि यार मेरी कही हुई बात ना 20,000 बच्चे तो ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे, तो मतलब मुझे बहुत कर्तव्य का बोध होता है। सही बताऊं तो मैं बहुत सोचता हूं बोलने से पहले कि यार वाकई ये काम का है कि नहीं है, मेरे स्वार्थ से प्रेरित तो नहीं है कि शिक्षा से प्रेरित है, क्योंकि हमारे लिए तो आक्षेप लगना भी बहुत आसान है कि तो कोचिंग वाले हैं तो कुछ भी बोल देंगे, है ना? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद से हमेशा सवाल पूछता हूँ कि स्वार्थ से प्रेरित है कि शिक्षा से प्रेरित है, कि वाकई काम की बात है। तो कर्तव्य का भाव लाता है, और मैं चाहता हूँ वो ही अगर बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मोशन इंस्टीट्यूट में कोई क्यों एडमिशन ले? क्या आप में एक्स फैक्टर है? क्योंकि फिल्म में तो दिखाया गया, आपने खुद एक जहाँ से पढ़ाई की है, जो उस जमाने का नंबर 1 इंस्टीट्यूट था जिसने कोटा को कोटा बनाया, और बहुत सारे वहाँ कोचिंग सेंटर हैं, बट आपकी भाषा में, आपके शब्दों में, हालांकि फिल्म देखी लोगों ने, क्या एक्स फैक्टर है जो आपके पास लोग आए और क्यों आप पर भरोसा करें पेरेंट्स? पहली बात, इसमें 2 बातें मैं बोलना चाहता हूँ। मोशन मुझे लगता है, इसलिए नहीं कि मेरा है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट एथिकल इंस्टीट्यूट है जो वैल्यू फॉर मनी लाता है। मैं ये नहीं बोलता कि सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है, बट टॉप क्वालिटी एट द मिनिमम प्राइस पॉइंट ये मोशन लाता है। दूसरी बात, पता नहीं बोलनी चाहिए, बोलिए, अगर आप टॉप 10 टॉप 50 के लायक हो तो सकता है कि मोशन कहीं 21 देता हो तो दूसरी कोचिंग सर्विसेज 20 देती होंगी, पर अगर आप एवरेज बच्चे हो मेरे जैसे तो मोशन 25 देता है, दूसरे 15 ही देते होंगे। ये मैं दावे से आपको कह सकता हूँ, क्योंकि वो जीवन मैंने जिया है। मुझे पता है कि हर एक बच्चा जो आ रहा है, जो 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, उसके सपने कहाँ जाकर टिकते हैं। उन सपनों को पूरे करने के लिए हम जान लगाते हैं। फीचर वाइज मैं बताऊंगा डिफरेंस तो शायद 2 घंटे निकल जाएंगे, उनको बताना कोई सही बात भी नहीं है, बट क्योंकि मुझे शिक्षा ने सब कुछ दिया है, बात हो सकता है बनावटी लगे, कई बार हमें लोग व्यापारी भी कहते हैं, पर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे सोचें, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं ये नहीं कि बोलता हूँ कि संस्थान चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, 2,500 एम्प्लॉयज़ हैं, सबको साथ रखना है, सब कुछ करना है, संस्थान बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, बट मुझे सब कुछ शिक्षा ने दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था आज से पहले, आज जहाँ जाता हूँ मुझे सम्मान मिलता है, ये बच्चों और शिक्षा की वजह से ही है। अगर इसके लिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो फिर क्या बचेगा? और मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को समर्पित है। मैं यहाँ से जाऊँगा जीवन से, तब भी शिक्षा के लिए ही काम करता हुआ जाऊँगा, ये मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपको, और आशा करते हैं कि बच्चों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि जितने भी सवाल पेरेंट्स के मन में हो या बच्चों के मन में हो, वो सारे हम कुरेद लें। और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हम भी एंड में वही कहेंगे कि जीतू भैया और फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकता। क्या बात, थैंक यू सर।
थैंक यू।